तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती भाई हमारे मेकटे से, चूटियन जिसका नाम है, जिसकी ना शादी यहाँ पे हो रही है और वो मर चुका है। देखो ये दुनिया वाला चूटियन मर चुका है, उसकी बॉडी में हमारा मेकटर यहाँ पे आ चुका है। हमारा मेकटर आता है, वो जैसा सुनता है कि एक सेकंड मेरी शादी हो रही है, वाह यार अभी अभी मेरी बंदी के साथ ना मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मैं फिर सोने आ गया था। और सोने के बाद ना मेरे सपने में मेरी शादी हो रही है। मैं कुछ ज्यादा ठरकी हूँ, या मेरे मम्मी पापा को बहू यहाँ पे चाहिए, जिसके चक्कर में शायद सपना आ रहा होगा। और सपने में रियलिटी में ही समझो शादी होने वाली थी प्रिंसेस के साथ, तो इसका ध्यान भी जाता है। अच्छा तो ये मेरी दुल्हन है क्या यार, मजा ही आ गया यार, ये तो सच्ची में कमाल की है। शादी के बाद सुहाग रात होगा, तो सुहाग रात वाला भी सपना आ जाए तो बढ़िया है। फिर पंडित कहता है कि ठीक है भाई, हाँ तो फेरे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, अब जो लाश ना उसको ताबूत में डाल दिया जाए। हमारा मेकट अभी लाइक लाश को ताबूत में डाल दिया जाए। कौन सा लाश, कैसा लाश, मैं लाश नहीं हूँ भाई। ये सपना इतना अजीब का है यार, जोर से चिल्ला देता है। नौकरानी लोग जिसने इसकी लाश को पकड़ा था वो एकदम डर जाते कि मम्मी रे यार भूत, अरे चूटियन का भूत आ गया। हमारा मेकट अभी लाइक यार छोड़ दिया था, पीठ पे मेरे को चोट लग गई, ये भूत भूत चिल्ला के काय को निकल गए। और मेरे को दर्द हो रहा है, सपने में तो दर्द नहीं होता, यानी ये सपना नहीं है, ये रियलिटी है। और एक सेकंड, मैं किसी और की बॉडी के अंदर यहाँ पर हूँ, यानी भाई जो मांगा मैंने पढ़े थे जिसके अंदर लोग दूसरी दुनिया में चल जाते हैं, वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैं भी किसी और दुनिया में आ गया और तभी सर दुखने लग जाता है। यानी जो रियल बंदा जिसकी बॉडी में मैं आया, ये तो शायद उसकी मेमोरी है। और मेमोरी में ये दिखता है कि इसका नाम चूटियन यहाँ पर है, और इसका जो बाप है ना, उसका बाप का नाम चू यांग है, जो कि ये जो देश है ना, देश का बहुत ही बड़ा जनरल यहाँ पे था। और इसकी जो माँ थी ना, जब ये छोटा बच्चा था ये तभी यहाँ पे मर गई थी। और जनरल चू की यानी बाप की ओ कुकुबाई यहाँ पे थी, यानी अपनी मेन बीबी नहीं थी। हाँ तो उसकी माँ के मरने के बाद जो मेन बीबी यहाँ पे थी ना, मुरोंग जियांग जिसका नाम था, जो कि इसकी सौतेली माँ लगेगी, उसने इसको पाला पोसा बड़ा यहाँ पे किया। और सौतेली माँ थी, और सौतेली माँ कैसा बुरा ट्रीटमेंट करती है ना, लेकिन इसकी सौतेली माँ बुरा ट्रीटमेंट नहीं करती। इसकी सौतेली माँ ने तो बड़ा पाल पोस के इसको काफी बड़ा किया और जो इसको चाहिए था हमेशा ला के दिया। हाँ लेकिन ये बंदा कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, तो सौतेली माँ ने भी कभी कल्टीवेशन करने का मौका दिया ही नहीं, क्योंकि था ही नहीं, ये कर ही नहीं सकता था। जिसके चक्कर में घर में पड़ा रहता और लड़कियां छेड़ता, मजे करता, लोगों को परेशान करता। धीरे धीरे ऐसा टाइम गुजरा, काफी बड़ा हुआ और एकदम नल्ला प्ले बॉय बन गया, जो बस मजे करता, अपना बाप और सौतेली माँ का नाम यूज करता, और ऐसी इसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से ना एक अजीब सी बीमारी इसको लग गई और इसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद ना भाई अब आते हैं जहाँ पे हमारा मेकटा समझ जाता कि अरे यार उसके सौतेली माँ जो इतना प्यार से उसके साथ बर्ताव करी थी, अरे उसने गड़बड़ यहाँ पे किया है, उसने बीमारी देके मारा भाई। इतना सब इनको समझ यहाँ पे नहीं आता क्या, और ये किस नल्ले की बॉडी में आ गया। अरे यार मेरे को खून की उल्टी भी हो रही है, यानी बहुत ही बेकार बॉडी में आया। इससे अच्छा मैं अपनी दुनिया में था, वही ज्यादा ठीक था। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पे नौकरानी भागते भागते महारानी के पास जाती है और कहती महारानी अरे 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 वो लड़का, वो चूटियन जिंदा हो गया, अरे भूत, उसका भूत यहाँ पर है। हाँ तो भाई महारानी के साथ ना जो सौतेली माँ थी मुरोंग जियांग, वो भी वहीं पे थी। वो भी कहती हो शांत हो जाओ, महारानी यहीं पर है, चिल्ला काय को रही हो, कुछ भी बकवास यहाँ पे मत करो यार, वो मर चुका है, वो जिंदा कैसे होगा। जो सुंदर नौकरानी कहती नहीं ये सच है, हमने देखा, या तो भूत आ गया या तो भी वो जिंदा ही हो चुके हैं। हाँ तो जो सौतेली माँ थी ना, वो अपनी भतीजी को ऑर्डर देती है, और भतीजी के नाम है ना मुरोंग शाओ के जाके चेक करो। तो मुरोंग शाओ भी कहती है ओके ठीक है, और हल्के से आवाज में कह देती सुनो अगर वो जिंदा होगा ना तो मार डालना, वो जिंदा रहना नहीं चाहिए। मुरोंग शाओ भी कहती है आंटी टेंशन मतलब मर जाएगा। उसके बाद ना वो आती है हमारे मेकट के पास और आते कहती है हेलो चूटियन कैसा हो। हमारा मेकट अभी देखते एक सेकंड है भाई, इसका नाम तो मुरोंग शाओ है, जो कि मेरी सौतेली माँ की ये भाई क्या बोलते हैं यार भतीजी यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या करने आई है, ये पक्का मुझे मारने आई होगी। यह दोनों आंटी और भतीजी मिलकर मुझे जान से मारना चाहते हैं, और ये बॉडी टेम्परिंग के छठे लेवल पर है। मैं तो यहाँ पे गया यार, मैं तो कल्टीवेशन करने भी नहीं जानता, मेरा क्या होगा। वो सामने से कहती भी है कि बोलो क्या हुआ। ओ शिट यार तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं, रुको यार मुझे पसीने निकालने दो। इतना बोल कर ना हमारे मेकट का हाथ पकड़ती है और उसकी बॉडी में बिजली डाल देती है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैले जा रहा है। हमारे मेकट को रोना आ जाता है कि अरे सिस्टम, अरे मेरे को कोई सिस्टम दे दो यार, जो बंदा दूसरे दुनिया में जाता है उसको सिस्टम मिलता है, मेरे को तो कोई सिस्टम भी नहीं दे रहा, ये दुनिया में आते कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन वैसे ही एक सिस्टम अपियर हो जाता है और कहते लीजिए सिस्टम आ गया, अभी अभी हमने डिटेक्ट किया कि आप मुसीबत में हो तो हमने बचा लिया। जो भी बिजली इसकी बॉडी में घुस रही थी ना, वो सारी बिजली सिस्टम ऑब्जॉर्व कर लेता है और इसको एक गाचा पिल नाम का पिल देता है, और साथ ही में एक्स-रे विजन वाली एबिलिटी भी देता है। हमारा मेकट देखते एक सेकंड, सिस्टम मेरे पास आ गया, उसने मुझे बचा लिया और उसने मुझे कोई एबिलिटी भी दिया। ये कैसी एबिलिटी है, मैं यूज करूं तो करूं कैसे। हाँ तो एक्सरे वाला एबिलिटी यहाँ पे था, तो सामने जो मुरोंग शाओ थी ना, लिटरली उसके आर पार भी सबको दिख जाता, उसके अंदर का भी सबको दिख जाता है। हमारा मेकट भी देखता अच्छा तो एक्सरे विजन की एबिलिटी ऐसी है क्या, मैं लिटरली उसका बॉडी का मेरिडियन, ऑक्यूपॉइंट सब कुछ देख पा रहा हूँ, यहाँ तक कि वो सारी चीजें भी देख पा रहा हूँ जो मुझे देखना नहीं चाहिए। तो ये देखकर बंदे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है मैं पता लगा सकता हूँ। मुरोंग शाओ देखते कि अरे मैंने इसके ऊपर काफी जोर से हमला किया था बिजली का, अब तक तो इसको मर जाना चाहिए था,
क्या ये जिंदा कैसे, कि हमले में दम नहीं था? लेकिन डोंट वरी, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। इतना बोल के हमारे मेकट का हाथ पकड़ के अपने ऊपर ही गिरा लेती है और अपने जो बड़े बड़े अरमान है ना उसके हाथों से पकड़वा लेती है। हमारा मेकट अभी देखता भी ये पागल औरत करना क्या चाहती है, इसने अपने अरमान मेरे हाथों से पकड़वाए हैं और मैं चाह के भी छुड़ा नहीं पा रहा क्योंकि इसने मेरा हाथ यहाँ पे पकड़ा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये आदमी मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। हमारा मेकट डर जाते, क्या, अरे मैंने ऐसा नहीं किया। उतने में ढेर सारे मिनिस्टर, नौकर, महारानी साहब आ जाते आवाज सुनकर और कहते कि अरे क्या हुआ, तुम चिल्ला काहे को रही हो? तो रोते रोते कहते अरे यार आंटी ने बोला कि जाके चेक करो, तो मैं चेक करने आ गई। जैसे चेक करने आई ना वो वैसे ही इसने भाई मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो बहुत ही ऐसा नाटक कर रही थी। तो सारे के सारे बंदे भी कहते कि अरे बाप रे यार, ये आदमी कितना कमीना नीचे गिरा हुआ और हरामी है, ये प्ले बॉय है जो कि दिन भर इन औरतों के साथ मजे ही करता है। और आज इसने अपनी सौतेली माँ की भतीजे के साथ ऐसा करने की कोशिश की जबकि अभी अभी इसकी शादी हुई थी प्रिंसेस के साथ। महारानी यार ये बंदा जिंदा रहना नहीं चाहिए, ये आपका दामाद बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसको सजा दे दो। हमारा मेक कैटेबिलेक जो रियल बंदा था ना भाई यार, वो भी एक नंबर का प्ले बॉय है। तो जाहिर सी बात है कोई मेरी बात का विश्वास भी नहीं करेगा अगर मैंने समझाया तो भी। अरे यार मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सौतेली माँ थी मुरोंग जियन, वो भी घुटने पे आती है और कहती महारानी मुझे माफ कर दीजिए, यार ये मेरा बेटा आई डोंट नो, मैं तो बड़े नाजो प्यारों से पाल पोस के बड़ा किया, इतना कमीना कैसे हो जाएगा मुझे लगा नहीं था। आपको जो करना है इसके साथ आप कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। हमारा मेक कैटेबिलेक के सौतेली माँ ये तो मुझे और मरवाना चाहती है। महारानी भी कहती है ऐसा लड़के मेरे दामाद बनने के लायक नहीं, ये मरवा डालो इसे। हमारा मेक कैटेबिलेक शिट यार, अभी अभी बचा था वापस से मरने का ऑर्डर मुझे मिल गया। अरे सिस्टम यार आज का तो नसीब ही खराब है। तभी सिस्टम में लेके आता, आपको बधाई हो, आपको एक कमाल का स्किल मिली है जिसका नाम है लाइफ हैंडेड रिवर्सर ऑक्यूपेक्चर, जिससे आप मंदलों की बीमारी ठीक कर सकते हो। हमारा मेक कैटेबिलेक इतनी बड़ी मुसीबत में आ चुका हूँ, जान जाने वाली है और ये सिस्टम मुझे ऐसी ऐसी टेक्निक बताया जा रहा है। भाई मैं क्या करूं यार, तभी ध्यान जाता है प्रिंसेस पे। देखो प्रिंसेस भी मर चुकी थी, ये भी मर चुका था, तो दोनों की ना शादी करवाई जा रही थी, दोनों की लाशों की शादी करवाई जा रही थी ऐसा कह लो। तो मैं कटर नोटिस करता है कि एक सेकंड इनकी बॉडी में अभी भी कमजोर एनर्जी महसूस हो रहा है, यानी ये मरी नहीं है, इनकी हालत खराब है और मुझे ऐसा टेक्निक मिला जो कि इसकी हालत यहाँ पे ठीक कर सकता है। तो ये सही तरीका मुझे पास मिला बचने का। इसलिए कहते सुनो मेरी बात महारानी, आपकी जो बेटी है ना प्रिंसेस, मैं उसको वापस रिवाइव कर सकता हूँ। तो महारानी जैसा सुनती है ना उसको विश्वास नहीं होता, वो भी कहती सच्ची में। हमारा मैं कहता है सच्ची में, मुझे बस ना कुछ नीडल ला के दे दीजिए, नीडल से मेरे पास ना ऑक्यूपेक्चर बड़े बड़े कमाल की एबिलिटी है, मैं ठीक कर दूंगा। जो डॉक्टर यहाँ पता है कि बहुत ही बड़ा, वो भी कहते इतने सालों से मैं डॉक्टर का काम करूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, पूरा तरीका मैंने यूज कर लिया लेकिन अभी तक ठीक नहीं कर पाया। ते जैसा नल्ला प्ले बॉय लड़का जिसको कुछ आता भी नहीं है वो कैसे सीख लेगा। हमारा मैं कहता भाई तुम डॉक्टर बेकार होगी इसलिए तुमको नहीं आता होगा, मैं अच्छा बंदा हूँ, मेरे पास कमाल की एबिलिटी है, स्किल है, मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर भी कहता हुआ ये बच्चा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, सैनिकों जल्दी से लेके जाओ। महारानी भी कहती शांत हो जाओ। सुनो लड़के यार, मैं भरोसा करके तुमको एक मौका देती हूँ मेरी बेटी को जिंदा करने का, अगर तुमने कर लिया तो मैं रियल में तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दूंगी, लेकिन अगर तू फेल यहाँ पर हो गया ना, तुझे इतना टॉर्चर करके मारूंगी ना कि मरने के बाद तेरी आत्मा की भी रूह कांप जाएगी। हमारा मैं कहता मंजूर है, मनी मन सोचता वैसे भी मरने वाला हूँ तो मैं थोड़ा सा आजमा के देखता हूँ, उस जिंदा बच जाएगी तो शादी भी हो जाएगी और मैं भी जिंदा रह जाऊंगा। और ये चैप्टर खत्म, वीडियो भी खत्म। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, इसके टोटल 2 एपिसोड और आएंगे, तीनों देखो, मुझे कमेंट में बताना, अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप महारानी इसका तो महारानी जाओ अब आ जाके इंतजार करो, आपकी बेटी के कपड़े उतारने पड़ेंगे उनको ठीक करने के लिए। महारानी भी कहती है ओके ठीक है, मैं बाहर वेट करती हूँ, जैसे हो जाएगा मुझे बुला लेना। तो महारानी चल जाती है बाहर साइड। हमारा मेकअप देखता हुआ मैंने बोला कि आपकी बेटी के मैं कपड़े उतारना चाहता हूँ, लेकिन तो भी उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, काफी ज्यादा खुले विचारों वाली है। अब आते भाई हमारे मेकअप की ओर जो कि आता है प्रिंसेस के पास और जो कपड़े वगैरह ना वो उतारता है, हाथों में नीडल लेके तैयार है ठीक करने के लिए। 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है। आते भाई 1 घंटे बाद महारानी की ओर जहाँ पे डॉक्टर भी भड़का आता है, ये कहते 1 घंटा हो चुका है अभी तक वो लड़का बाहर यहाँ पे नहीं आया है। मुझे तो लगता है भाई वो प्रिंसेस को ठीक कर नहीं सकता, वो कहीं उनके लाश के साथ कोई गंदी हरकतें ना कर रहा होगा। बाकी बंदे भी कहते या कर सकता है। जो भतीजी यहाँ पे थी नाम मुरोंग शाह, वो भी कहती है एंटी टेंशन मत लो यार, ये नल्ला सा लड़का जिसको कुछ आता नहीं है, ये क्या ठीक यहाँ पे कर पाएगा, महारानी पक्का इसको मार डालेगी। सौतेली माँ भी कहती है यार डोंट वरी, महारानी पक्का उसको जहाँ से यहाँ पे मार डालेगी। अब आते भाई कुछ समय बाद जहाँ पे फाइनली जो हमारा मेकटर है ना वो बाहर आ जाता है और आते का तभी बधाइयो बधाइयो बधाइयो, प्रिंसेस रिवाइव हो चुकी है। जो सुनते किसी को विश्वास नहीं होता कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, हटो यार हमको चेक करने दो। तो सब लोग चेक करने के लिए अंदर जाते हैं, प्रिंसेस की लाश अभी भी पड़ी हुई थी। तो डॉक्टर भी कहता है ये देखो मैंने बोला ना झूठ बोल रहा है यार, ये लड़का ठीक ही नहीं किया, अभी भी देखो लाश पड़ी हुई है और पता नहीं लाश के साथ उसने क्या क्या किया रहेगा। बाकी बंदे भी कहते हैं यार प्ले बॉय बेकार लौंडा, मरवा डालो महारानी मार डालो। हमारा मेकटर जोर से चिल्लाता तुम सब गधे के बच्चों, तुम्हारे
तुम्हारे पास आंख नाम की चीज नहीं है क्या? एक नीडल हमारे मेकटर ने प्रिंसेस के माथे पे लगाया था, वो नीडल निकालता है और जैसे वो नीडल निकालता है ना, वो खांसने लग जाती है और जिंदा हो जाती है। जो देख कर महारानी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यस मेरी बेटी जिंदा हो गई। और जो डॉक्टर यहाँ पे था वो हिला का हिला रह जाता है कि भाई कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मिरेकल है मिरेकल। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, सुनो प्रिंसेस की बॉडी में पॉइजन था जो कि अभी पूरी तरीके से निकला नहीं है, धीरे 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 निकल जाएगा और इसलिए अभी तक होश में कंप्लीटली नहीं आई है। 3 दिन बाद इन्हें कंप्लीटली होश में आ जाएगी। और डॉक्टर तेरी माँ का, तूने बहुत पहले इलाज किया था, तूने गलत गलत इलाज कर दिया जिसके चक्कर में बेचारी की मौत हो चुकी थी। और जब मैंने अभी इलाज किया था मैंने ठीक कर दिया था, वो होश में आ चुकी थी, लेकिन तूने बोला कि देख भाई मरी हुई है, तेरे चक्कर में और भी कुछ गड़बड़ हो जाता। तेरा काम है भाई ठीक करने का, लेकिन तेरे चक्कर में प्रिंसेस की 2-2 बार जान जाने से यहाँ पे बची है, तो बोल तुझे क्या सजा दिया जाए। वो भी कहता नहीं महारानी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, यार आप गलत यहाँ पे समझ हो। महारानी भी कहता है कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मेरी बेटी जिंदा हो गई, इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए थी। जो शादी थी ना वो शादी भी ऑलमोस्ट हो चुका है, यानी समझो तुम प्रिंसेस के भाई पति बन चुके हो और हमारे महल के प्रिंस यहाँ पे बन चुके हो, लेकिन शादी का जो आखिरी स्टेप है ना वो पूरा अभी तक नहीं हो पाया है, तो उसको पूरा होने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम 3 साल उसका वेट करेंगे, 3 साल बाद वो स्टेप पूरा होगा, जब तक तुम प्रिंस बन के हमारे महल में रहना। हमारा मेकटा खुश। वो जो भतीजी थी ना उसको बहुत ज्यादा ये गुस्सा आता है कि अरे यार ये नल्ला सा लड़का जिसको कुछ नहीं आता यार उसने प्रिंसेस को रिवाइव कैसे कर दिया। जो सौतेली माँ है ना वो घुटने पे आती है और कहती है महारानी शुक्रिया मेरे बेटे को इतना बढ़िया मौका देने के लिए, लेकिन मेरा बेटा तेरा नल्ला गिरा हुआ वो कैसे पैलेस में रहेगा, वो तो आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा। इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मेरे बेटे के साथ है ना मेरे घर के कुछ नौकर नौकरानी लोग को रहने की परमिशन यहाँ पे दीजिए। जियो सुनते ही सामने से महारानी कहती ना भाई हमारे महल में ढेर सारे नौकर नौकरानी है जो इसकी सेवा पानी कर लेंगे। माँ कहती लेकिन तो भी यार महल में अकेला नौकर नौकरानी अगर जान पहचान करेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, तो प्लीज यार जान पहचान वाले नौकर नौकरानी रहने दीजिए, वरना यार अकेले कुछ भी करेगा जिसके चक्कर में इस पे मुसीबत आएगी, फिर आप पे मुसीबत आ जाएगी, प्रिंसेस पे मुसीबत आ जाएगी, तो जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसके लिए प्लीज मेरे घर के नौकर नौकरानी को रहने दीजिए। हमारा मेकटा समझ जाता सौतेली माँ कितनी कमी नहीं हो, जानबूझ के ना अपने बंदे लोग को मेरे पीछे लगाना चाहती है ताकि वो सारे बंदे फायदा उठाए और मुझे यहाँ पे मरवा दे। हाँ लेकिन प्रिंसेस आई मीन महारानी ने देखना पक्का मना कर देंगे। महारानी एग्री कर लेते ठीक है भाई अपने बंदे लोग को भेज दो। हमारा मेकटा पूरी तरीके से हिल जाता है। माँ तो बड़ी खुश यहाँ पे कि हाँ हाँ मैं अपने बंदों को यहाँ पे भेज दूंगी। अब यहाँ पे हमारा मेकटा समझ जाता है कि शुरू से लेके अभी तक है ना ये जो सौतेली माँ थी ना उसने पूरा प्लान यहाँ पे मुझे मारने का बना ही लिया था और अभी तक वो हार नहीं मानती है और अभी भी वो मुझे मरवाना ही चाहती है। डोंट वरी अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा जिंदा रहने की। और कुछ समय बाद जो महारानी है ना महारानी सारे बंदे को भेज देती है, खाली हमारा मेकटर वो यहाँ पे रुका हुआ था और साथ ही में जो भतीजी थी ना वो रुकी हुई थी। हमारा मेकटर मुंह लटका के बैठा था तो महारानी भी कहती क्या हुआ यार कुछ बुरी बात है क्या। हमारा मेकटर कहता नहीं सब कुछ ठीक है यहाँ पर, बस मुझे बुरा लग रहा है, मैंने पूरी कोशिश की प्रिंसेस को बचाने का लेकिन पूरी तरीके से बीमारी प्रिंसेस का ठीक यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी भी काफी स्टेप यहाँ पे इलाज करने का बचा ही है। जो सुनते ये भी कहती क्या और भी स्टेप यहाँ पे बचा हुआ है क्या, तो बताओ यार बाकी स्टेप कब पूरा करोगे। हमारा मेकटर कहता बाकी स्टेप है ना अब कल यहाँ पे पूरा होगा, लेकिन यार मैं खुद इतना कमजोर हूँ, हालत इतनी खराब है ना कि लिटरली मैं सुई है ना उठा भी नहीं सकता। मन ही मन सोचता कि जिंदा रहने का एक ही चांस हो भाई प्रिंसेस वही मुझे बचवा सकती है क्योंकि मैंने बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं किया है और महारानी अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी और अगर वो हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करेगी, जब तक महारानी मेरी प्रोटेक्शन करेगी कोई और मुझे जान से मार ही नहीं सकता। हाँ तो सामने से महारानी भी कहती है भतीजी से कि सुनो मेरी बात यार जाओ और जो सबसे बढ़िया डॉक्टर होगा ना वो डॉक्टर यहाँ पे लेकर आओ, कुछ भी हो जाए हम इसको चूटियन को कुछ होने नहीं देंगे, भाई मेरी बेटी की जान बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते कुछ समय बाद जब डॉक्टर लेकर आ जाता है, डॉक्टर भी कहता भाई एनर्जी बहुत ही कम है, हड्डी वड्डी भी पूरी हिली हुई है, पूरी तरीके से इसकी हालत यहाँ पे खराब है, इसका बचना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो भतीजी भी कहती क्या इसका बचना मुश्किल यहाँ पर सच्ची में कोई तरीका नहीं है क्या ठीक करने का। वो कहते केवल कोई सिंपल तरीका नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका ही चाहिए। महारानी भी कहती कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका है तो भाई यूज करो, लेकिन कुछ भी हो जाए ये जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रहेगा तभी जाके मेरी बेटी भी जिंदा रह पाएगी। जो सुन भी कहता हमसे एक बड़ा डॉक्टर है लेकिन वो डॉक्टर यहाँ से काफी दूर रहता है और उसको आने में ना काफी टाइम लगेगा, 1 महीने का टाइम तो लग जाएगा और उससे पहले भी शायद इनकी मौत हो सकती है। हम एक ही चीज कर सकते हो, हमें भगवान से दुआ कर सकते हैं और क्या, या तो हमको सॉल कल्टीवेटर ढूंढना चाहिए जो कि इनके सॉल को थोड़ा नरिशमेंट दे, थोड़ा फायदा दे ताकि 1-2 महीने तक आराम से जिंदा रह जाए और बड़ा डॉक्टर आके बचा ले। तो महारानी भी सोचती क्या सॉल कल्टीवेटर या जो नॉर्मल कल्टीवेटर है ना तो बड़े कॉमन होते हैं लेकिन जो सॉल कल्टीवेटर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। अगर सॉल कल्टीवेटर नहीं मिला बेचारा यहाँ पे बच नहीं पाया तो भाई मेरी बेटी को कौन यहाँ पे बचाएगा, बेटी यहाँ पे नहीं बच पाएगी तो यार ये तो बुरा हो जाएगा। सुनो यार अभी हम लोग निकल जाते हैं, इसको आराम करने दो। तो सब लोग निकल जाते हैं, कमरे में कोई नहीं था। हमारा मेकट अपना आँख खोलता है सिस्टम से, तो सिस्टम मुझे बता दे मेरी हालत कैसी है। जो सुनते सिस्टम कहते यार हमने आपकी बॉडी चेक किया और आपकी बॉडी की पूरी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है कि आपकी तो मौत हो जाएगी लिटरली बहुत ही जल्दी। 7 दिन 21 घंटे
13, 12, 11 सेकंड बाद हमारा मेक कट अभी देखता क्या बस 7 दिन। अबे यार ये तो बहुत ही कम टाइम होता है। अरे मुझे जिंदा रहना, मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं है। तभी सिस्टम में लिखा था कि वेल आपके पास जो 5 दिन की जिंदगी है ना, आप हमें दे सकते हो। बदले में हम आपको 4 तरीके यहाँ पे बताएंगे। 4 में से जो तरीका आपको ठीक लगे अपनी उम्र बढ़ाने का, आप वो ट्राई मार सकते हो। हमारा मेक कट अभी एक सेकंड, यानी ये में से 5 दिन लेगा, बदले में 4 तरीका मुझे देगा। 7 दिन मेरे पास बचा हुआ है, तो 5 तो मैं यहाँ पे दे ही सकता हूँ। कोई बुद्धू है जो नो यहाँ पे चूज करेगा? हाँ, तो सिस्टम भी कहता है कोई बुद्धू है जो नो चूज करेगा, और आप बुद्धू हो, यानी आपने नो चूज किया है तो नो। हमने 5 दिन की आपकी उम्र ले ली है, लेकिन हम तरीका नहीं बताएंगे। हमारा मेक कट अभी लगा, अबे मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तूने मेरे 7 में से 5 दिन ले भी लिया और तरीका भी नहीं बताएगा, ये गलत बात है। अरे तरीका तो बता दे यार। सिस्टम कहता है कि वेल अगर आपको तरीका यहाँ पे जानना है, 2 दिन की जिंदगी यहाँ पे दे दीजिए, हम आपको तरीका बता देंगे। हमारा मेक कट अभी 7 में से 5 ले लिया, जो बच्चा कुछ 2 है वो भी लेना चाहता, ले बेटा ले, 2 दिन की भी जिंदगी ले ले, लेकिन मेरे को तरीका बता दे प्लीज। हाँ, तो फाइनली 2 दिन की जिंदगी दे के तरीका यहाँ पे ले लेता है। मतलब सिस्टम में लिख के आता है कि आपको 4 तरीके दिए, 4 में से जो आपको सही लगे आप चूज कर लो। तो 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे था कि अपना कटवा लो, ये सब मोह माया, इसको छोड़कर बुद्धिज्म बन के निकल जाओ, तो जाके आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। सेकंड ऑप्शन ये था कि यार किसी तरीके से 10 बिलियन टॉप अप यहाँ पे करो, जिससे अपने नसीब यहाँ पे चेंज होगा। तीसरा यहाँ पे था कि यार सिस्टम छोड़ दे, सब कुछ यहाँ पे छोड़ दो, बस बुद्धिज्म की राह पे मत जाओ, सब छोड़ दो। चौथा ये था कि भाई मेहनत करो, बड़े सपने यहाँ पे देखो। तो हमारा मेक कट अभी भाई पहला 3 तो एकदम बेकार है, जो मैं चाह के भी करना नहीं चाहूंगा। ऑप्शन डी मुझे ठीक लगता है, वही चूज कर लेता हूँ, तो ऑप्शन डी चूज कर लेता है। तो सिस्टम में भी लिखा था बधाई हो, आपने ऑप्शन डी यहाँ पे चूज किया है, तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला था। अपना माइंड एकदम शांत कीजिए, सपने में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपना माइंड शांत करता है, अपने आप को ना ड्रीम डोमेन में पाता है। तो सिस्टम में भी लिखा क्या आता है कि वेल बधाई हो, आप अभी के लिए ड्रीम डोमेन के अंदर है, आपको कुछ करना ही नहीं करना, आपको बस यहाँ पे रिलैक्स करना है, सोना है, आपको आपका कल्टीवेशन पावर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। हमारे मेक कट अभी वाओ, मतलब लिटरली मुझे बस सोते रहना है और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और ये वीडियो यहीं पे खत्म। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सिस्टम में लिखा था आपकी बॉडी में जो स्पीड सीडलिंग है ना, बड़ी बेकार यहाँ पर है, लेकिन हम आप अच्छा बना देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सोते रहना है। हमारा मेन कट कहता हो तो ठीक है, लेकिन स्पीड सीडलिंग भाई वो क्या होता है? तो बताया जाता है स्पीड सीडलिंग समझो एक बड़ी कमाल की रह चीज है, जो कि बहुत ही कम बोले तो बहुत ही कम बंदों के अंदर होती है। जिन बंदों के अंदर होती है ना, वो तो बड़े गजब लेवल का बंदे होते हैं। उसका भी एक लेवल यहाँ पर होता है। सबसे नीचे यहाँ पे आता है स्पीड प्रैक्टिशनर, उसके बाद आता है स्पीड एक्सपर्ट, फिर आता है स्पीड मास्टर, और सबसे ऊपर आता है स्पिरिट ग्रैंड मास्टर। जो नॉर्मल कल्टीवेशन होता है ना, उसमें बॉडी टेम्परिंग सबसे लो लेवल होता है, और इसमें ना स्पिरिट प्रैक्टिशनर सबसे लो होता है। और ये दोनों में ना 9 लेवल अलग अलग होते हैं, उसमें जो 9 लेवल, इसमें भी 9 लेवल लगभग बराबर है। और आपको इसको अपडेट करने के लिए स्पीड फोर्स यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आप स्पीड प्रैक्टिशनर लेवल पे जाओगे ना, आपकी उम्र नेक्स्ट साल यहाँ पे बढ़ जाएगी, जिसके लिए आपको दबा के मेहनत करना है, सोने का। हमारे मेक कट अभी कहता है यानी मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना, मुझे बस सोने के लिए मेहनत करना है। फिर मैं स्पिरिट प्रैक्टिशनर लेवल पे चल जाऊंगा, जिसकी पावर है ना बॉडी टेम्परिंग के बराबर हो जाएगी। मुरोंग शॉ की बच्ची तो रुक यार, तू भी बॉडी टेम्परिंग पर है ना, जैसे मैं तेरे बराबर लेवल का आऊंगा ना, तब जाके तुझे देख लूंगा। और तब इससे कमरे के अंदर मुरोंग शॉ आ जाती है, जो काफी गुस्से में ऐसा घूर घूर के देखे जा रही है। सिस्टम में लिखा था होस्ट गड़बड़े, कोई बंदा यहाँ पर जो आपको घूर घूर के देखे जा रहा है, शायद आपको मारने के लिए आया है। तो आपको ना भाई ड्रीम डोमेन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही जाके कुछ कर पाओगे। हाँ, तो वो भी देखती है कि अच्छा ये लड़का सोने का क्या नाटक कर रहा है, यार इसको मैं कैसे मारूं। हमारा मेक कटर जोश से चला, तो तुझे समझ यहाँ पे नहीं आता क्या कि तुम किसी को सोते हुए डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं कर सकते, वरना तुम्हारा प्लेन से एक्सीडेंट हो जाएगा। ये भी कहती है प्लेन से एक्सीडेंट हो जाएगा। ये प्लेन क्या है? हमारे मेक कट का ध्यान जाता है बड़े बड़े अरमानों पे। क्या है हाय, क्या बड़े बड़े अरमान यहाँ पर है। प्लेन, अब यार इसका तो प्लेन के बारे में पता भी होगा, मतलब नहीं होगा, छोड़ो यार, जाओ, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोना है, इसके लिए तुम जाओ यार, और क्या। तो वो भी कहती महारानी ने बोला कि वे तुम्हारा ध्यान रखने का, तुम्हारे पर नजर रखने का, जो कि तुम्हारे पास ही रह के कर सकती हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे पास हूँ, कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। हमारा मेक कटा देखता है कि अरे यार ये यहीं पर रहेगी तो मुझे डर लगा रहेगा, और ये मुझे सोने नहीं देगी, नहीं सोऊंगा तो भाई मेरा कल्टीवेशन नहीं होगा। तो शिट यार मैं क्या करूं, इसको दूर कैसे भगाऊं। तो हमारा मेक कटर उसको समझाता है कि एक काम करो, तुम मेरे घर में जाओ, मेरे घर में जाके मेरे कपड़े लेकर आओ, मुझे कपड़े चेंज करना है, थोड़े से पैसे भी लेकर आना, और दोनों जो मेरी नौकरानी है ना भाई, डोंग और साथी में यू, उन दोनों को यहाँ पे भेज देना, यार दोनों अच्छे से मेरी सेवा पानी करती है। तो ये भी कहती है भाई कौन से सपने में, तू जब तू मर गया था ना उस समय आंटी ने भाई दोनों नौकरानियों को बेच दिया। तो जैसे ये सुनता है इसको विश्वास नहीं होता, क्या मेरी नौकरानी को बेच दिया। मुझे याद है, मतलब इस मेमोरी द्वारा मुझे याद आ रहा है कि 2 नौकरानियां थी, दोनों जुड़वा बहनें
यहाँ पे थी और वो दोनों बहुत ही अच्छे से इसकी सेवा पानी करती थी और बहुत ही ज़्यादा लॉयल यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ थी और सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ को इसने बेच यहाँ पे दिया, ये गलत किया, जाओ जाके वापस उनको खरीद के लेकर आओ। तो ये भी कहती है अरे बेच दिया मतलब बेच दिया, अब वापस नहीं आता तो नहीं आ सकती वापस, और क्या तुम सो जाओ यार, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। हाँ तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारी सेवा पानी करेगी तो करेगी कैसे। हमारा मेकटर भी कहता है यस तुमने ठीक बोला, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। डॉक्टर ने क्या बोला 7 दिन बाद शायद मेरी मौत यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन अभी 7 दिन ही हुआ है और तू मेरे कमरे में अकेली है, अगर मैं अभी मर गया तो तेरा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। इतना बोलकर उसके अरमान पकड़ लेता है और कहता आजा बिस्तर पे, मेरे को मजे दे दे, टांगे फैला दे। उसको आ जाता गुस्सा, जोर से चलते हो साले, चुप हो जा और अपना हाथ दूर कर मेरे अरमान के ऊपर से। तो हमारा मेकटर लिटरली उसको उठाकर बेड पे फेंक देता है और उसका पोजीशन डॉगी पोजीशन में लेकर आ जाता है। कहता सुनो, सौतेली माँ ने यहाँ पे भेजा मेरी सेवा पानी करने के लिए, महारानी ने भी यहाँ पे भेजा मेरी सेवा पानी करने के लिए, यानी तू मेरी नौकरानी है, जो मैं बोलूंगा ना तुझे वो करना ही पड़ेगा। तो उसको भी बड़ा गुस्सा आ जाता है कि वो चूटी है ना, अपनी औकात में रह लो, तुझे क्या लगता है तू पैलेस में है तो मैं तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। हमारा मैं कहते देखता हूँ माई गॉड यार, जो एक्से वाली एबिलिटी है ना, मैं लिटरली कुछ भी आर पार देख सकता हूँ और जिस पोजीशन में मैंने लौटाया है ना इसको, मुझे सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी कहता है कि हाँ हाँ तू मुझे सबक सिखाना चाहती है क्या, सिखा के दिखा यार, अगर तूने मुझे मारा तो महारानी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी, इतने गुस्से में आ जाएगी कि तेरी जान निकाल लेगी, मार के दिखा मुझे, मार के दिखा कमीनी, मार के दिखा। उसको भी आ जाता गुस्सा, लिटरली मारने को तैयार यहाँ पे थी। तो हमारा मेकटा भी बिंदास कर दिया मार मार, लेकिन डर लग जाता है कि अगर इसको मारूंगी तो महारानी मुझे मार डालेगी, इसके लिए रुक जाती है, नहीं मारती। तो हमारा मेकटा भी जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है यस यही तेरी औकात है, चूचा मेरी बात मान और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा यहाँ पे कर, समझ गई क्या कमीनी कुतिया कहीं की। और मुरोंग शो को भी पूरा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो चाह के भी बेचारी कुछ कर नहीं सकती, इसलिए कहती है अच्छा ठीक है तुमको जो सामान चाहिए मैं ला के दे देती हूँ, तुम बस वेट यहाँ पे करो। मनी मन सोचती इसके साथ रहूंगी मुझे गुस्सा दिलाएगा, गुस्से में मैंने जान निकाल ली तो अंजाम मेरा बुरा हो जाएगा। हमारा मेकटे भी कहता है यार मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार है, जल्दी से आना और मेरे बिस्तर गर्म करना। तो वो भी कहती भाड़ में जा। तो हमारा मेकटे भी लाइक चलो ये चली गई है, जाएगी जब तक आएगी तो बड़ा टाइम इसको लग जाएगा, उतने में मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद ना अपना जितना हो सके उतना पावर बढ़ाता हूँ ताकि मैं स्पीड प्रैक्टिशनर लेवल पे चल जाऊँ और 1 साल की मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ जाए। तो आराम से सो जाता है, ये आती है वापस आंटी के पास और सारी बातें बताती कि ऐसी 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 और ऐसी ऐसी बातें मैंने कन्फर्म कर लिया है। जब तक बड़ा डॉक्टर यहाँ पे नहीं ना आता, जब तक ये बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है, उससे पहले बस 7 दिन की जिंदगी इसके पास यहाँ पे बची कुछ ही है। जो सुनते ये भी कहती है सौतेली माँ की यार ये मर गया था, प्रिंसेस भी मर गई थी, मुझे लगा दोनों की लाश की शादी करवा देंगे तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता तैयार हो जाएगा और रॉयल फैमिली में मुझे भी आने का मौका मिलेगा। मुझे क्या पता था कि एंड में ये भी जिंदा हो जाएगा, साथ ही में प्रिंसेस को भी जिंदा यहाँ पे कर देगा। डोंट वरी, 7 दिन बाद वैसे भी मर जाएगा। मुरोंग शौकत यहाँ, लेकिन इसको दोनों नौकरानियां वापस चाहिए और साथ ही में इसने मुझे पता क्या बोला कि आ जा यार टांगे फैला मुझे दे। जो सुनते ही सौतेली माँ भी कहती क्या, उस कमीने ने ऐसी बोली साला मरने वाला है लेकिन मरने से पहले भी उसको मजे वजे यहाँ पे करना है। डोंट वरी, 7 दिन की जिंदगी बची हुई है ना, 7 दिन से पहले मर गया तो बढ़िया बात है, लेकिन 7 दिन बाद भी नहीं मरा, तू अपने हाथों से जाएगी मारेगी और अपना बदला यहाँ पे ले लेगी, समझ गई। ये भी कहती है समझ गई। अब आते हमारे मेकटर की ओर, जो कि सोते सोते अपना कल्टीवेशन करा तो फाइनली लेवल अप हो जाता है और स्पिरिट प्रैक्टिशनर लेवल पर आ जाता है, यानी समझे बॉडी टेम्परी लेवल पे आने के बराबर। तो बड़ा खुश यहाँ पे तैयार, फाइनली मेरा लेवल अप हो गया, 1 साल मेरी उम्र बढ़ गई, जितना ज्यादा मैं करूंगा ना मेरी उम्र उतनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो उम्र भी बढ़ेगी और पावर भी यहाँ पे आ चुका है। अब तो मैं इल्यूजन वगैरह भी तैयार कर सकता हूँ, स्पेशली वो कमीनी मुरोंग शाओ। अब पीछे से अटैक करूंगा ना अचानक से, वो बंदी मेरे हाथों से बच भी नहीं पाएगी। उतने में अचानक से इसको बहुत ज्यादा हॉट फील होने लग जाता है। सामने मुरोंग शाओ लेटी हुई थी, कहती प्लीज मास्टर डाल दो। हमारा मेकटा भी लाइक अरे इल्यूजन तैयार कर सकता हूँ, तो ऐसे ऐसे इल्यूजन यहाँ पे आ रहे, हटो यार। तो इल्यूजन को हटाता है, देखते क्या अरे यार मैं अभी स्पीड प्रैक्टिशनर लेवल पर आया हूँ और वो पहले से बॉडी टेम्परिंग की छठी पर है, तो बॉडी टेम्परिंग की छठी पे मुझे जाने के लिए मुझे स्पीड प्रैक्टिशनर के छठे लेवल पे आना पड़ेगा और अभी मैं उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हूँ, यानी अभी भी इसको नहीं मार सकता, तो मुझे अभी भी कल्टीवेशन करना चाहिए, उसके लिए मुझे सो जाना चाहिए। तो आराम से ये सो जाता है, लेकिन जैसे सोता हमको पता सोने के बाद ना इसकी पूरी सपने के अंदर स्पीड फोर्स अपीयर होता है, उसी से इसका कल्टीवेशन होता है, लेकिन अभी स्पीड फोर्स अपीयर ही नहीं हो रहा था। तो ये भी डाउट में आता है कि भाई स्पीड फोर्स अपीयर हो तभी तो जाके मैं कल्टीवेशन कर पाऊंगा। तो सिस्टम में लिखे आता है कि आगे कल्टीवेशन करने से पहले आपकी बॉडी में टोटल 720 मेरिडियन प्लस ऑक्यू पॉइंट होते हैं, आपको वो ओपन करना पड़ेगा तो ही जाकर आप आगे कर पाओगे। हमारा मेकटा समझ आता अच्छा ये सब ओपन रहेगा तभी जाके मेरा फाउंडेशन है ना स्ट्रॉन्ग बनेगा,
जाएगा। बिना फाउंडेशन अच्छा हुए ज़्यादा लेवल अप करके मतलब ही नहीं है। तो मैं तो अपना ऑक्यूपेंट ओपन करने को तैयार हूँ। 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है और 1 घंटे के अंदर है ना एक ऑक्यूपेंट ओपन होता है। मन ही मन सोचता है कि अरे बाप रे, 1 घंटे में खाली एक ओपन यहाँ पर हुआ है और ऐसे टोटल 720 है। तो भाई अगर उस लॉजिक से देखा जाए तो मुझे मिनिमम 3 साल का टाइम लग जाएगा और मेरी ज़िंदगी बस 1 ही साल यहाँ पे बढ़ी है। ये नहीं देखा जाए तो मुझे कुछ और दिमाग लगाना ही पड़ेगा। उतने में जो मुरोंग शाह है ना, वो आ जाती है, झोला निकाल के देती कि भाई ये लो, जो सामान तुम उनको ने मंगाया वो सारा सामान इसके अंदर है। हमारा मेकअप चेक करता हूँ, कहता है कि 1 सेकंड, इसमें तो बस कपड़े हैं, मैंने पैसे भी मंगाए थे, पैसों का क्या हुआ? तो ये भी कहती पैसे लेके क्या करेगा, तू वैसे भी मरने वाला है, तो मरने से पहले पैसे का क्या करेगा? हमारा मेकअप भी कहता है कि साली कमीनी पैसे नहीं लाया, एक्सरे द्वारा चेक करता है। तो एक पेंडेंट था जो इसने बड़े बड़े अरमानों में छुपा के यहाँ पे रखा था। जो पेंडेंट हमारे मेक कटर गया था वो काफी महंगा पेंडेंट था। तो हमारा मेक कटर डायरेक्ट उसका छाती का कपड़ा पकड़ के फाड़ने लग जाता है। तो वो भी कहती है साले तू क्या कर रहा है? हमारा मेक कटर निकाल लेता है पेंडेंट और कहता है ये मेरा इतना कीमती पेंडेंट जो तू चोरी करी थी, चोर कहीं की। तो वो भी ऐसा चौंक जाती, कह रही है लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैंने वहां पे छुपा के रखा था? मनी मन सोचती बड़ा कीमती यहाँ पे था, सोचा अपने बाबू टीएन यहाँ को दे दूंगी, लेकिन इसको पता चल गया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो यार यही था 3 एपिसोड। भाई आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। देखो अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो हम कोई और देखेंगे। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो लड़की थी ना भाई, जेड पीस छुपा रही थी, हमारे मेकटर ने जेड पीस यहाँ पे एक्सपोज कर लिया था। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इसने सौतेली माँ से बोला था कि आंटी उसने कुछ पैसे भी मांगे। तो आंटी भी कहती क्या उस कमीने ने पैसे भी यहाँ पे मांगे, 1 रुपया भी उसको नहीं मिलेगा। यह जो लड़का यहाँ पे ना टीएन, उससे कल्टिवेशन के लिए हमको उसको बहुत ही सारे पैसे यहाँ पे देने हैं। तो सारे पैसे मैं उसके लिए बचा के रख रही हूँ। ये जो जेड पीस है ना तुम अपने पास यहाँ पे रखो, जैसे वो आएगा ना तुम उसको दे देना। ये भी कहती है 1 सेकंड, यानी टियांग यान वापस आने वाला है। तो आंटी भी कहती है ये मर जाएगा, वो वापस भी आएगा, वो जैसे वापस आएगा ना तेरी शादी में उसके साथ यहाँ पे करवा दूंगी। और वो तो अभी के लिए ई स्पिरिट एक्सपर्ट लेवल पे जा चुका है। तो ये भी बड़ी खुश हो जाती है, शर्माने लग जाती है। लेकिन क्या हमारे मेकटर ने भाई उससे तो भाई जेड पीस यहाँ पे ले लिया था, तो बेचारी का तो मोह में हो चुका था। अब आते कुछ समय बाद जहाँ पे हमारा मेकटर है ना मार्केट में आया हुआ था मुरोंग शाह के साथ। तो ये भी कहती भाई क्या हुआ, तू मार्केट में क्या करने आया है? ऐसा मत बोल, तू औरत खरीदने आया है। हमारा मेकटर कहते यस मुझे मजे करने के लिए कोई औरत यहाँ पे चाहिए, तो मैं लेने के लिए मार्केट में यहाँ पे आ चुका हूँ। जो सुनते ही वो भी कहती शर्म कर भाई, तू प्रिंसेस का पति बन चुका है, महारानी तेरी सासू माँ है, उनको पता चलेगा ना गुस्से का मैं तुझे मरवा डालेगी। हमारा मेकटर कहता वैसे भी मेरे पास तेरे जीने के 7 ही दिन बचे हुए हैं, मैं वैसे भी मर जाऊंगा, तो मरने से पहले ना मैं मजे करना चाहता हूँ। अच्छा एक काम कर, तू मुझे मजे दे दो, मैं कोई नौकरानी बाई नहीं करूंगा। ये भी कहती भाड़ में जाओ, मैं कुछ नहीं देने वाली। हमारा मेकटर कहता ले तू तो देने वाली नहीं है, तो भाई मैं खरीदने आऊँ, मुझे खरीदने दे। तभी सामने से एक बंदा आता है और आते कहते हेलो जी कैसे हो मिस्टर टियांशु, अब जिंदा हो क्या? वरना हमको लगा आप मर चुके हो। हमारा मेकटर कहता है 1 सेकंड, लियो तुम्हारा नाम है ना, मुझे याद आया। वो भी कहते यस लियो मेरा नाम है, थैंक यू कि आपने मुझे याद यहाँ पे रखा। बोलो ईश्वर आपको क्या चाहिए, जो चाहिए हम आपको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सुनते हमारे मेकटर भी कहते यार मेरी 2 नौकरानियां थी, दोनों जुड़वा बहनें यहाँ पे थी, उनको किसी को बेच दिया गया था, मुझे बताओगे क्या किसको बेचा गया है? मुझे दोनों बापा चाहिए। तो लियो भी कहता सही टाइम पर आए हो, सामने आपको जो ऑक्शन हाउस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, उसी ऑक्शन हाउस में दोनों लड़कियों का ऑक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। सही टाइम पे जाइए तो अब चाहे तो बचा भी सकते हो। हमारा मेकटर कहता शुक्रिया, लेकिन तू लेके जाएगा तो ना ये ले पैसे। वो भी कहते चलिए हमारे साथ। अब आते भाई ऑक्शन हाउस में, जहाँ पर है ना वो 2 जो जुड़वा लड़की थी उनकी नीलामी चालू थी और बोला जाता सुनो 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 ये जुड़वा बहने, एक नाम यू एक नाम यहाँ पे होंगे, और सुनो ये दोनों जुड़वा भी है, बड़ी सेक्सी यहाँ पर है और ये बॉडी टेम्परिंग के 2nd लेवल पर है, म्यूजिक बनाना जानती है, पेंटिंग बनाना भी जानती है, कोरियोग्राफी वगैरह भी जानती है और सेक्सी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। हाँ तो बोलो यार कौन खरीदना यहाँ पे चाहेगा? एक लड़का कहता है नो भाई सुंदर है सेक्सी यहाँ पर है, लेकिन 5 सालों के लिए ये टियांचू नाम के बंदे का गुलाम यहाँ पे थी और 5 सालों के लिए वो बंदा इतना प्ले बॉय इतना ठरकी आदमी है ना, पक्का रोज इनके साथ करता होगा। हाँ तो भाई हमको नहीं चाहिए ऐसी लड़कियां जिनके साथ ना कोई और लड़का कर चुका है। जो सुनते ही वो जो बेचने वाला था ना वो भी कहता टेंशन ना लो, अब माई नो 5 सालों के लिए उसकी गुलाम यहाँ पे थी, लेकिन उसने आज तक इनके साथ कुछ भी नहीं किया है, ये दोनों लड़कियां वर्जिन है। जो सुनते ही पब्लिक को विश्वास नहीं होता, वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, और ठरकी के रहते वाले में दोनों वर्जन यहाँ पे रहे तो झूठ बोले जा रहा है। जो सुनते वो कहता है होस्ट की ना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ अगर ये दोनों वर्जन ही ना निकली तो आपके सारे के सारे पैसे वापस हो जाएंगे। जो सुनते पब्लिक कहती है क्या बात करो, सच्चे में मुझे तो लगता है जो लड़का टियांचू है ना भाई उसका खड़ा ही नहीं होता है, तभी तो वो इतनी सुंदर लड़कियां रहते बारे में भी उनके साथ कुछ किया भी नहीं है। हमारा मेकटर भी ऑफकोर्स वहीं पे था, सारी बातें सुने जा रहा था, उसको बहुत ही गुस्सा थे कि यार मेरा नहीं होता, अपनी बीबी और बेटियों को भेज के देखो भाई सबको प्रेग्नेंट कर दूंगा।
मुझे कह रहे कि मेरा नहीं होता। उसके बाद है ना वो जो होस्ट है वो भी कहता है कि ठीक है, इनकी शुरुआती कीमत है ना 1,000 है, जल्दी से बोलना चालू कर दो। तो पब्लिक यहाँ पे बोलती है भाई 1,500, एक बोलता है 2,000, एक बोलता है भाई 2,500, एक बोलता है यहाँ पे 3,000, एक बोलता है 3,500। यानी आगे ऐसा बढ़ते जा रहा है। जो हमारा मेकअप है वो कुछ बोल नहीं रहा। जो मुरोंग शाह थी ना उसके साथ, वो मनी मन सोचती इसके पास तो पैसे ही नहीं है, इसके पास बस एक जेट पेंडेंट है जो इसने मुझसे लिया, जिसकी कीमत बस 3,500 है। लोगों ने 4,000 तक बोल दिया, तो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। तो ये भी जेट पेंडेंट लेके जाता है और पता करवाता है इसके प्राइस कितना, तो सच्ची में 3,500 था। हमारा मेकअप भी कहता है यार मैंने 6,000 में ये बाई किया था और तुम मुझे बस 3,500 दे रहे हो। मुरोंग शाह तो पूरी तरीके से खुश था, चाह के भी अपने दोनों जो नौकरानी है ना उनको बचा यहाँ पे नहीं पाएगा। अब वापस ऑक्शन हाउस में आते हैं जहाँ पर ना 4,000 तक जा चुकी थी। एक बच्चा कहता है 4,100, उसका बाप कहता है साले बेटे तो बाप से पंगा लेगा क्या यार, जाके किसी और के साथ कर, ये दोनों मेरी है। 4,200। हमारा मेकअप भी देखता है यार जो भी लोग यहाँ पर आए ना वो सबके सब बड़ी फैमिली वाले। 4,100, 4,200, इतना तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूं। तब ये एक औरत यहाँ पे थी जो कहती है 4,500। तो बाकी लोग भी देखते भाई औरत कौन है, तो पता चलता है शेंगुआन यान इस औरत का नाम है, जो कि कोठा यहाँ पे चलाती है, जिसके अंडर में ढेर सारे ना भाई प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे काम करती है और सारी के सारी प्रोस्टिट्यूट बहुत ही फेमस है। ये दो लड़कियों को भी लेके जा रहे हैं, पक्का इनको भी प्रोस्टिट्यूट बनाएंगे। मैं तो लिख के बोलता हूँ ये दोनों जो लड़कियां आगे चल के पूरी सिटी की सबसे फेमस प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे बनेगी। हमारा मेकअप तभी कहते हैं कुछ भी हो जाए ये दोनों नौकरानियां मेरी थी, मेरी ये और मेरी ही रहेगी, इसके लिए यार मैं ही लेके जाऊंगा। तो एक बंदा भी कहता है अच्छा तुम हो क्या मिस्टर टियांशु, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। अच्छा ये दोनों लड़कियां वापस चाहिए क्या, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा, उसके लिए तुमको पैसे देने पड़ेंगे जो तुम्हारे पास पक्का यहाँ पे नहीं होगा। तुमको क्या लगता है प्रिंस को होने वाले पति हो तो हम तुमको दे देंगे ना, प्रिंस हो प्रिंसेस हो महाराज हो या महारानी हो, ये रूल सबके लिए बराबर है। जितना ज्यादा कीमत बोलोगे उतना ही ज्यादा तुमको मिलने के चांसेस यहाँ पड़ेगा। तुमको चाहिए सबसे ज्यादा पैसे यहाँ पे बोलो और लेके चल जाओ। हमारा मैं कहता ही नो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं लड़की है मुरोंग शाह जो कि भाई समझो मेरी गुलाम है, तो मैं इसको देना चाहता हूँ, बदले में उन दोनों को ले जाना चाहता हूँ। मुरोंग शाह भी कहती है वो क्या बकवास किए जा रहे हो भाई, तू मेरी कंपैरिजन वो दोनों लड़कियों के साथ कर रहा है, भाई मैं उससे लाख गुना ज्यादा बढ़िया हूँ, तू ऐसा नहीं कर सकता। हमारा मैं कहता है हट मेरे को हाथ भी यहाँ पे मत लगा, तू मेरी यहाँ पर है, तू मेरी गुलाम है, मेरी मर्जी, मैं चाहे तो तुझे बेच भी यहाँ पे सकता हूँ और दूर है मुझसे। तो वो भी बहुत ज्यादा मनी मन गुस्सा था कि आंटी यह तुम्हारे सौतेले बेटे का औकात बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या यहाँ पे बोलूँ। जो पब्लिक नो भी कहती है ओ माय गॉड यार ये मुरोंग शाह तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा कमाल की है, दो बेकार नौकरानी के बदले ये इतनी सुंदर लड़की अपने हाथों से जाने दे रहा है, पागल वागल है क्या। तो जो शेंगुआ नियान थी ना कोठे की मालकिन, वो भी कहती है अच्छा तो अच्छा तुम हो क्या, तुम तुम्हारे कोठे पे रोज आते ही रहते थे, तो चलो भाई तुम्हारे लिए मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगी, तुमको चाहिए तुम यहाँ पे ले लो। मनी मन सोचती मैंने सुना था ये मारा जा चुका, प्रिंसेस भी मारी जा चुकी थी, ये जिंदा हो गया, इसने प्रिंसेस को भी जिंदा यहाँ पे कर दिया और ये प्रिंसेस को होने वाला पति है, नहीं जाहिर सी बात है हम इसको ऑफेंड नहीं कर सकते, तो भी रहने दो, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलना। बहुत सारी जो पब्लिक थी ना वो भी कहती है कि वाह ये तुमने सुना नहीं है क्या भाई, ये क्या क्या इसकी बात है, अगर तुमने बीच में कुछ बोला, तुमने कुछ भी किया ना ये तुम्हारी कह के ले लेगा। तो बाकी बंदे भी पीछे हट जाते कि मुझे भी कुछ नहीं बोलना। हमारा मेकअप भी समझ जाता है यस यस यस, मुझे लगा था आधे बंदे तो भी डर के हमारे पीछे यहाँ पे हट जाएंगे, लेकिन आधे बंदे ही हटेंगे, कुछ बंदे अभी भी रहेंगे। और रही बात एट एंड मुझे भी पैसे देने ही पड़ेंगे, हाँ तो पैसों को जुगाड़ में कैसे करूं। तभी एक लड़का यहाँ पे था शियांग जिसका नाम है, जो भी एक बड़े मिनिस्टर का बेटा है, ये भी कहता बाकी लोग डरते होंगे बोलने से, मैं नहीं डरता और मैं बोलता हूँ 5,500 मुझे वैसे भी दोनों करनी चाहिए, क्योंकि जो मजा थ्रीसम है ना वो मजा सिंगल सम में नहीं है। हमारा मैं कहता देखता अच्छा ये लड़का भी यहाँ पर आया है क्या, हाँ तो इसके द्वारा ही देखना मैं अपने लिए पैसे वसूल करूंगा। तो लड़का शियन भी हमारे मैं कहता से कहता वो चोमो क्या हुआ, तुझे क्या लगता है आज मैं तुझसे हार जाऊंगा क्या, बिल्कुल भी ना। हमारा मैं कहता वही तो यार, तू हमेशा मैं जहाँ जाता था ना एक्साइटमेंट वाले एरिया में तू भी पीछे पीछे आता था, लेकिन एट एंड ने तू हमेशा यहाँ पे हारता था, क्यों ना लड़की पटाने में हो, क्यों ना लड़की घुमाने में हो, या फिर लड़की के सामने टिकने में हो, तो कभी भी टिक यहाँ पे नहीं पाता था, चोमो कहीं का। वो भी कहता वो साले बिल्कुल ना, मैं हमेशा विनर था, विनर हूँ और हमेशा विनर यहाँ पे रहूंगा। हमारा मैं कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चल यार हो जाए, हम साबित कर आज करके देखते कि भाई हम दोनों में से सबसे बढ़िया प्ले बॉय कौन है। तो ये भी कहता हाँ भाई मैंने भी शर्त यहाँ पे लगा लिया, सबसे बढ़िया प्ले बॉय मैं हूँ। हमारा मैं कहता चलो बढ़िया। होस्ट सुनो ना यार, हम लोग थोड़ा सा छोटा सा कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, तो आपका जो ऑप्शन है ना हम कुछ समय के लिए यहीं पर रोकना चाहेंगे, चलेगा ना, बाद में कंटिन्यू करेंगे। जो संदो भी कहता है यार आप लोग कॉम्पिटिशन करोगे तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाएगा, तो हमको चलेगा, कीजिए कीजिए कीजिए। तो पब्लिक भी देखते हो माई गॉड शियन और चूटियन का मुकाबला होने वाला, हालांकि दोनों एक नंबर के प्ले बॉय हैं, लेकिन चूटियन वो तो भाई बस आलसी बेकार एकदम सच्ची में खाली प्ले बॉय है, लेकिन जो शियंग है ना भाई वो टैलेंटेड भी है, स्मार्ट भी यहाँ पर है, सारे एम्पायर एग्जामिनेशन भी पास किया है, यानी वही जीतेगा, चूटियन तो पक्का हारेगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट है चूटियन और जो अपोनेंट यहाँ पे था ना भाई शियांग, वो लोग कॉम्पिटिशन यहाँ पे करने वाले थे। ये देखने के लिए सबसे बड़ा प्ले बॉय कौन है। हाँ तो शियांग है ना, वही बताता है कि हमको उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं क्या हमको पोयम लिखना चाहिए। जो मैडम शेंगुआन यान है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया चैंपियन है, तो वो हमारा पोयम देख के बता देगी किसका बढ़िया है। तो मैडम भी कहती है मेरे को तो चलेगा। हमारा मेकट कहता है सुन भाई प्ले बॉय हैं जो कि दिन भर मजे वजे करते रहते हैं, वो पोयम वगैरह नहीं लिखते, तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। शियांग भी कहता साले प्ले बॉय होगा तू, मैं टैलेंटेड यहाँ पर, मैं टैलेंट के मामले में तुझसे कंपटीशन यहाँ पे कर रहा हूँ, समझ गया क्या। हमारा मैं कहता भी कहता वो टैलेंट बस नाम का है, मैंने ना भाई वो प्ले बॉय गिरी होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा मैटर यहाँ पे करता है। तो एक काम करता है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो मेरे पास एक कमाल का स्किल है जो कितने सालों से मैंने सीखा है, जो तेरे पास भी होगा, हम लोग उस पर कॉम्पिटिशन करते हैं। तो शियांग भी कहता है बोलो क्या स्किल है। तो ये भी कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था ना तब से लेकर बड़े होने तक मैं औरतों के साथ हमेशा घिरा रहा हूँ, तो औरतों का जो सारा का सारा फिगर साइज में सब कुछ यहाँ पे देख के पता लगा सकता हूँ, मेरे से बढ़िया कोई और नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकता, बोल यार तुझे शर्त मंजूर है क्या। हमारा शियान भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। अबे जब मैं 8 साल का था ना तब मैंने पहली बार यहाँ पे किया था, तो भाई मुझे भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आता है, इसलिए मुझे ये तो शर्त मंजूर है। शेंगो और यान भी कहती वाह यार ये तो बड़ा ये कमाल का कॉम्पिटिशन है, इसके लिए हमारा कोटा तुम्हारी हेल्प करेगा। तो अपनी कोठे की बहुत ही सुंदर और सेक्सी लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है, ये बोलकर कि बताओ इनका साइज क्या है, सब कुछ बताओ, जो एक्यूरेट बताया ना समझो भाई वो विनर है। हमारा मैं कहते कहते माय गॉड यार मैडम तुम तो बड़ी सेक्सी यहाँ पर हो, तुम्हारा जो छाती उसका नंबर है 90, तुम्हारा कमर का नंबर है 60 और तुम्हारा नीचे का तो 90 उसका भी है ना। तो वो भी कहती है आपने ठीक यहाँ पे बोला। तो दूसरे जो जीएन है ना वो भी दूसरी लड़की का देख के बता देता है, वो कहते हैं क्या इस लड़की के ऊपर का 93, बीच वाला 64 और नीचे वाला 96 है। वो लड़की भी कहती है आपने ठीक बोला। फिर हमारे में कटे जो तीसरी लड़की थी ना उसका भी सही सही बता देता कि कमर इतना, छाती इतना और पिछवाड़ा इतना। तो ये भी कहता है कि हाँ भाई मेरी वाली के भी ऊपर का 64, नीचे वाले का 32 और सबसे नीचे वाले का 96। हमारे में कहता है गलत 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 गलत, तुमने ऊपर वाले का क्या बोला 96, 96 नहीं बल्कि 94 यहाँ पर है। वो भी कहता है क्या 94 है, भाई ध्यान से यहाँ पे देख वो 96 यहाँ पर है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़े यहाँ पर है। पब्लिक भी कहते हुई तो भाई मैं यहाँ से दूर से बैठा हुआ हूँ मुझे भी दिखाई देता है काफी बड़ा 96 भी है। ये टीएन चुपा का वर्जन आदमी होगा, इसने कभी भी नहीं किया है, इसको यहाँ पे नहीं मालूम। हमारा मैं कहता है कि ना भाई 96 नहीं बल्कि 94 साइज है, रुको यार मैं तुमको बताता हूँ। लड़की के पास जाता है, वो कहता है मैडम जरा निकाल के दिखाओ, तो पता चलता है उसने अपनी छाती के अंदर कुछ तो डाला था जिससे उसका छाती थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। हमारा मैं कहता देखा अभी 94 था, इसने ये डालकर 96 किया था, यानी सही कौन है तू या मैं, बोल कौन है नंबर 1 प्ले बॉय। मैं हूँ नंबर 1 प्ले बॉय। तो वो लड़का भी हार मान जाता है, वो अच्छा ठीक है भाई मैं हार मानता हूँ। और मैं बताना भूल गया था पैसों की शर्त यहाँ पे लगी थी, तो हारने पर है ना उसने हमारे मेकट को 10,000 दिया। हमारे मेकट कहता ये हुई ना बात, शुक्रिया मुझे 10,000 देने के लिए। उस लड़के की जल के खाव खुई पड़ी कि यार मैं तो हार गया। जो ऑक्शन है ना ऑक्शन यहाँ पे वापस से स्टार्ट हो जाता, बोला जाता क्या उन्होंने 5,500 बोला था, आपका क्या है। हमारा मैं कहता बोले यार मैं 6,000 बोलता हूँ। तो वो होस्ट भी कहता कि ठीक है इन्होंने 6,000 बोला, कोई और 6,001। और लड़के को गुस्सा आते क्या इसने मुझसे जानबूझ के हराया, मेरे से पैसा ले लिया, मैं और बोल भी नहीं सकता, इसके पास मेरे 10,000 आ गए, अब ये बोल के ले जाएगा। बाकी पब्लिक भी कहती कि अरे यार ये दोनों नौकरानियां पहले इसकी थी, लगता है वापस से इसकी हो जाएगी। अरे मेरे को चाहिए था लेकिन मैं चाह के भी बोल नहीं सकता। होस्ट बोलता कि 1,000, 6,001, 6,002 और 6,003, यानी हमारे मेकट के पास वापस आ चुका है। जो मुरोंग होती वो भी सोचती क्या हुआ अगर दोनों नौकरानियां मिल गई, तो यार अभी भी इसके पास बस 7 दिन बचा हुआ है। जो कोठे वाली थी ना मालकिन, वो भी देखती वाह यार ये लड़का तो सच्ची में इंटरेस्टिंग है। हाँ तो हमारा मेकट जीत चुका था, तो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, हमारा मेकट पैसा दे देता है, दोनों नौकरानियां मिल जाती है, दोनों नौकरानियां भी वापस आकर बड़ी खुश है। उतने में जो शियांग ना वो हमारे मेकट के ऊपर हमला कर देता है, तो हमारा मेकट जैसे तैसे हमला डॉज करता है। तो दोनों जो नौकरानी थे उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से के हमारे डरे के शियान पे अटैक कर देती है, शियान को भी चोट लगता है। बाकी बंदे कहते शियान आ रही और रेड, शियान अपने बंदों से जाओ जाके अटैक करो यार। वो दोनों अटैक करने आते हैं लेकिन नौकरानी बहुत ही गुस्से में थी और काफी पावरफुल भी, तो वो अटैक करके नौकरों की बैंड बजा देती है। शियांग भी कहता भाई नल्ले बंदों कैसो यार, 2 लड़की को भी हरा नहीं सके तुम लोग मिलकर। हमारे में कटा भी मनी मन सोचता कि हाँ राइटर ने तुम सबको बताना भूल गया, दोनों बहनें जो साथ में मिलकर फाइट करती है ना तो उनका पावर मुरोंग शो के बराबर यहाँ पे हो जाता है। जब मेरे पे कोई मुसीबत आती है तब तो एकदम है ना खूंखार शेरनी जैसा फाइट यहाँ पे करते, तो इनके रहते बार में यार कोई मेरा कुछ बिगाड़ यहाँ पे नहीं सकता। जो लड़का शियांग था ना उसको गुस्सा आया पड़ा था, वो भी कहता हाँ मुझे पता है तू बस तो औरतों के पीछे छुपा रहता है, खुद से तो जो कुछ होता भी नहीं है, खुद से कुछ कर सकता है ना आ जा, मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ, लड़ाई कर मेरे साथ, तलवार निकाल ले अपना। हमारे में कटा भी कहता है अरे यार मैं फालतू में लड़ाई क्यों
क्यों करूँ, मुझे फालतू में लड़ाई करने का कोई भी शौक नहीं है। वो भी कहता है अगर तू जीत गया मैं तुझे 5,000 दूंगा, तो फाइट करने को तैयार हो जा। हमारा मेकट भी कहता अच्छा ठीक है, मैं ना फाइट करने को तैयार यहाँ पर हूँ। दोनों नौकरानी कहते अरे मत किया करो यार, आप कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हो। लेकिन जो अपोनेंट है ना, आई नो भी नल्ला कल्टीवेटर, लेकिन वो कल्टीवेटर है और आप यहाँ पे नहीं यार लड़ाई मत करो, जीत नहीं पाओगे। तो ये तो भाई बड़ी खुश यहाँ पे थी मुरोंग शो की, यहाँ पे लड़ाई होगा, इसकी बैंड बजेगी तो मजा आ जाएगा। हमारा मेकट कल्टीवेटर है ना भाई, वो स्पीड प्रैक्टिशनर लेवल पे जा चुका है, तो अपनी जो पावर है ना, अपनी पावर चेक करने के लिए फाइट करना चाहता है। और कहते सुनो मेरी बात, मैं तलवार बिना यूज किए तुझे हरा दूंगा। पब्लिक कहती भाव ये लड़का टीएन शो जो कल्टीवेटर है ही नहीं, वो यहाँ पे भाई कल्टीवेटर को हराएगा बिना तलवार का, भाई मजाक कर रहा है, इसकी बैंड बज जाएगी। जो लड़ाई ना लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जो शियंग है ना, अपने तलवार से हमला किया जा रहा है, और जो हमारा मेक कटर है ना, वो बस अपने सारा का सारा हमला है ना डॉज किया जा रहा है, बस डॉज किया जा रहा है, डॉज किया जा रहा है, डॉज किया जा रहा है। पब्लिक भी कहती है बस डॉज ही कर सकता है, लेकिन तभी एक हमला हमारे मेक कटर को लग जाती है। जो देखते शियन खुद हिल जाता है कि अरे यार इसका हमला लग गया मेरा वाला, यार मुझे लगा ये वाला भी हमला डॉज करेगा। मैं बस इसको डराना चाहता था ताकि एंड में ये डर जाए, घुटने पे आए और मुझसे माफी यहाँ पे मांगे, लेकिन क्या गलती से मैंने मार दिया। और कहीं प्रिंसेस और महारानी नाराज होकर कहीं मेरे को सजा यहाँ पे ना दे दे। एक सेकंड, ये जिंदा है, तू मरा नहीं है, और ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग कहीं को ले जा रहा है, चीटिंग करता है साले, तूने कोई हिप्नोसिस अटैक किया है, मेरे को मैनिपुलेट करा है, मेरा सर यहाँ पे दुखे जा रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मुझे मत मार, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। यानी हमारे मेकट ने हिप्नोसिस अटैक करके पूरा उसको कंफ्यूज कर दिया था। तो पब्लिक भी देखती है अबे शियन को क्या हो गया, अभी तो लड़े जा रहा था, अचानक से घुटने पे आके माफी वाफी कहीं को मांगने लगा यार। हमारा मेकट भी कहते कि चोमू पगला गया है, इसको लेके जाओ, और ये हार चुका है, तो जो 5,000 है ना, 5,000 इसको भेजने को बोलना। नौकरानियां कहती वाह यार मालिक आप कितने कमाल के हो। मुरोंग शो को विश्वास नहीं होता भी चल क्या रहा है यहाँ पे, नहीं तुम ही बताओ यार सच्ची में चल क्या रहा है, ये क्या कर क्या रहा है। उतने में जो सोल्जर्स यहाँ पे थे ना, सोल्जर्स आ जाते हैं, और सोल्जर्स आने के बाद कहते हैं अरे अरे थैंक कोई और अब सही टाइम पे मिल गए, चलो यार जो महारानी ना, महारानी बुला रही है प्रिंसेस का ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारा मेकट अभी कहते हैं उसका भी ट्रीटमेंट करना था। मेरी दोनों नौकरानियां चलो वापस, तो दोनों नौकरानी कहती है यंग मास्टर चलिए वापस, तो निकल जाते हैं। ये जो थी ना भाई कोठे वाली, वो भी देखती हाँ ये जो है ना भाई पहले से एकदम बदल चुके हैं। पब्लिक भी आपस में डिस्कस की जा रही है, वो लोग भी कंफ्यूज है कि अरे यार अचानक से लड़ाई हो रहा था, शेंग हमला किया जा रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, डरने लगा और वो माफी मांगने लगा। आई डोंट नो, हो सकता है इसने कोई चीटिंग किया होगा या कुछ तो किया रहेगा। अब आता है हमारे मेकट पे, जो महल में आ जाता है, महारानी के सामने आता है घुटने पे और कहता है महारानी की जय हो। तो महारानी भी कहती है चलो यार दामाद जी सही टाइम पे आ गए, और लगता है तुम्हारा जो भी चोट, तुम्हारी जो भी तकलीफ था वो दूर हो चुका है। हमारा मेकट भी कहता है यार अब पहले से बहुत ही अच्छा लग रहा है। महारानी भी कहती फिर तो मेरी बच्ची को भी अच्छा कर दो। हमारा मेकट कहता है यस, उसने सारा सामान तैयार कर लिया था, ओफी कमरे में अकेला था, ऊपर के सारे कपड़े यहाँ पे उतार लिया था। हमारा मेकट देखता है यार इनकी बॉडी में भी ई स्पीड फोर्स यहाँ पर है, यानी ये भी मेरी तरह की स्पीड प्रैक्टिशनर यहाँ पर है, और बॉडी टेम्परेचर की 6ठी लेवल पर है, मानना पड़ेगा बड़ी कमाल की है। एक सेकंड यार, ये अभी बेहोश है, मैं अपना नीडल यहाँ पे यूज करूंगा इनका इलाज करने के लिए, और मुझे कहीं डर लग रहा है कि बाई चांस इलाज के चक्कर में हल्का वल्का उल्टा हो जाएगा ना, ये बेचारी पागल हो जाएगी। ना ना यार पागल ना हो सकती भाई, मैं अपना स्किल अच्छे से सिस्टम ने दिया तो अच्छे से यूज करूंगा ताकि पागल वागल यहाँ पे ना हो। ये जिंदा यहाँ पे थे जिसके चक्कर में मुझे जिंदा रहने का मौका मिला है, तो आगे का जो भी मेरा नसीब है इसके साथ कनेक्टेड है। इसको कुछ हो गया मैं भी मरा, लेकिन ये सही सलामत हो जाएगी तो मैं भी आगे चल के सही सलामत ही रहूंगा। तो अपना जो इलाज है ना, इलाज कंटिन्यू करता है और धीरे 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 इलाज हो जाता है। फाइनली जो इलाज का पूरा स्टेप यहाँ पे पूरा, हमारा मेकट अभी खुश के चलो यार मैंने इलाज कर दिया है, इनकी बॉडी में जो भी पॉइजन था ना धीरे धीरे सारा पॉइजन निकल जाएगा, देखना बहुत ही जल्दी होश में आ जाएगी। हाँ तो लिटरली होश में आ भी जाती है, और जैसे होश में आती है वीडियो खत्म। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो प्रिंसेस होश में आ जाती है, हमारा मेकट भी कहता है प्रिंसेस यार चलो तुम होश में आ गई। मनी मन सोचता भी पहली बार प्रिंसेस होश में आने को तो मुझे देखेगी, तो मुझे भी अपना जो इंप्रेशन है ना वो अच्छा बनाना पड़ेगा। वो देखते कहती है एक सेकंड तेरा नाम टिएन-2 यहाँ पर है ना, आई मीन टिएन-2 एक नंबर का प्ले बॉय गिरा हुआ ठरकी और आरामी लौंडा। हमारे मेकट भी लाइक यार बच्चा भी जानता है कि ये जो आदमी है एक नंबर का प्ले बॉय यहाँ पर है, मैं क्या करूँ। तभी प्रिंसेस का ध्यान जाता है उसके जिस्म पे, जहाँ पे खाली चड्डी बरा यहाँ पे था, तो शर्मा जाती कहती ओ माय गॉड तूने मेरे कपड़े भी उतार दिए, तू मेरी इज्जत लूटना चाहता है। हमारा मेकट भी कहता है ना अरे मैं आपका इलाज कर रहा था उसके लिए ये करना जरूरी था, अरे मैं कुछ गंदा करना चाहता नहीं था। वो तो डायरेक्ट मारने को तैयार थी। उतने में भाई महारानी आ जाती है आवाज से सुनकर, अपनी बेटी को देखती हो, कहती मेरी बेटी तू होश में आ गई। तो बेटी भी खुशी के मारे गले लगा लेती है। तो माँ भी कहती मेरी बेटी तू पागल थी क्या भाई, तूने जहर काय को खा लिया था। तो ये भी कहती मैंने जहर नहीं खाया था, और जो नौकरानी है ना होंगियान उसने मुझे कुछ खाने को दिया था, मैंने वो खाया, उसे खाने
खाने में जहर मिला हुआ था। जो सुनते महारानी कहती क्या उस नौकरानी ने ऐसा करवाया, यानी कोई और है जो तेरी जान निकालना चाहता था। डोंट वरी, ये जो कोई गुनहगार है ना नहीं छोड़ूंगी, उसको सजाए मौत दे के रहूंगी। फिर प्रिंसेस गुस्सा करती है, ये कह दो क्या लेकिन ये लड़के मेरे कमरे में कर क्या रहा है, इसने तो भाई मेरे कपड़े भी उतार दिए, आपने इसको इलाज करने को काहे को यहाँ पे बोला। तो महारानी भी कहती है अच्छा वो तो एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो प्रिंसेस की भी कहती है तो सुनाइए। तो ये सारी की सारी कहानी सुनाती है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और एट द एंड ऐसा यहाँ पर हो गया था। जो सुन दो भी कहती है अच्छा यानी तूने दूसरी बार मेरे कपड़े यहाँ पे उतारे, साले मैं तुझे जहाँ से मार के रहूंगी। तो हमारे में कटा भी चलाता महारानी मैनू बचा लो। तो महारानी बचा लेती है और कहती है अरे मेरी बेटी शांत हो जाओ यार, मुझे पूरा मामला समझाने तो दो यार। ये भी कहती क्या समझाने दूं यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगा है यार, आप प्लीज इसको भेज दो वरना मैं खुद मारूंगी, नहीं तो आप मार डालो। तो वो भी कहती मैं तुझे समझाती हूँ, अभी के लिए तुम निकलो यार। तो हमारे मेकटा को निकाल दिया जाता है कमरे से। ये बेटी को समझाता है कि सुनो यार, ये जो लड़का इसने तुम्हारी जान यहाँ पे बचाई, अगर ये ना होता तो बचाना लगभग नामुमकिन होता। और जो प्रिंस बायू जो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था, तुम नहीं करना चाहती थी, तो जाहिर सी बात अगर इसके साथ शादी कर लोगी तो वो तुम सारे साथ नहीं कर पाएगा। तो ये भी कहती है कि हाँ वो तो ठीक है यार अम्मी जान, लेकिन मुझे इस लड़के के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, ये बहुत ही ज़्यादा कमीना नीचे गिरा हुआ है। तो माँ भी कहती है आई नो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ यार तुम समझने की कोशिश करो। हमारा मेकटा जो कि बाहर आ चुका था मुँह लड़का के खड़ा था कि अरे यार ये जो रियल टियांशु है ना, उसने दुनिया भर में इतने ऐसे गंदे गंदे काम किए ना, जहाँ जाता है हर बंदे उसे हेट यहाँ पे करते हैं। तभी नौकरानी भागते भागते आती है और आते कहती महारानी 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 महारानी, वो जो बायू कंट्री के प्रिंस है ना वो आ चुके हैं और मालूम है क्या बोल रहे हैं, वो प्रिंसेस से मिलना चाहते हैं। तो महारानी हमारे मेकटा को बुलाती है, बुलाने के बाद कहती सुनो अभी के लिए मिलने को तैयार नहीं है, तुम जाओ और तुम जाकर है ना उनको ये करो भाई मनाओ पुटाओ बातचीत यहाँ पे करो, शांत करो। हमारा मेकटा कहता है ओके ठीक है। मनी मन सोचता मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बायू कंट्री का जो प्रिंस है उसके बहाने से यार ये दोनों माँ बेटी मुझे अब ठिकाने लगाना चाहती है, क्योंकि यार मैं जिंदा था क्योंकि प्रिंसेस को मुझे जिंदा रखना था, प्रिंसेस सही सलामत है तो जाहिर सी बात है मैं मरूं या जीऊं, जिससे शायद दोनों माँ बेटी को फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जो मेरा कल्टीवेशन लेवल पावर टैलेंट है ना, यह लगता भी नहीं कि मैं ज़्यादा समय के लिए टिक पाऊंगा। उतने में बायू कंट्री का एक जनरल यहाँ पे था, वो भागते हुए ऐसे आ रहा था और कहता हटो यार हमको अंदर जाने दो, हमको मिलने दो, तुम रोक नहीं सकते। सोल्जर कहते हो तुम्हारे बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है, बिना परमिशन से तुम्हें अंदर एंट्री नहीं मार सकते। हमारा मेकटर भी आ जाता है और आते कहता है कि ओ साले कौन कुत्ता है जो हमारे महल के गेट पे भोके जा रहा है। उससे जनरल को आ जाता गुस्सा कि भाई तूने मेरे को कुत्ता बोला, साले तू है कौन, तेरी को आका दे। तो बाकी सोल्जर कहते ओ साले चुप हो जा, ये कॉन्सर्ट यहाँ पर है हमारे, यानी समझो प्रिंस ही होने वाले, तुम ऐसे इनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। और जनरल भी कहता अच्छा तू ही है क्या, टियांशु तेरा ही नाम है ना, एक नंबर का चोमू कहीं का, बहुत ही तेरे बारे में सुना है, तू एक थैली है जिसके अंदर मालूम है क्या भरा हुआ है, टट्टी यहाँ पे भरी हुई है। तो बाकी लोग भी कहते हैं यार हमने भी सुना है बहुत ही कमीना नीच गिरा हुआ प्लेबॉय यहाँ पर है, प्रिंसेस ने इसके साथ शादी करने के बारे में सोचा तो सोचा क्या को। दूसरे लोग भी कहते रहे आराम से भाई जोर से मत बोल वरना तुम्हारी कह के ले ली जाएगी। उतने में जो बायू कंट्री का प्रिंस है ना वो भी पीछे से भागते भागते आता है और कहता है हेलो टियांशु कैसा है, मैंने बहुत तेरे बारे में सुना, तेरा जो बाप है ना जनरल यहाँ पर है, लेकिन तेरी औकात नहीं है जो तू मुझे यहाँ पे रोक सके। तो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ हट यहाँ से और मुझे प्रिंसेस से मिलने दे। तो हमारा मेकट भी कहता है जो प्रिंसेस है ना वो मेरी बीबी यहाँ पर है और मेरी मर्जी, मेरी बीबी किसी से भी मिलना चाहेगी या फिर नहीं मिलना चाहेगी वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, और अभी मेरी बीबी तुझसे मिलना नहीं चाहती। जो सुनते उस प्रिंस को आ जाता गुस्सा, कहता है साले भाई तेरी कोई औकात यहाँ पे नहीं है जो तू मुझे यहाँ पे रोक सके, तू मुझे जाने दे वरना तेरी जान निकाल लूंगा। हमारा मेकट देखता रहे बाप रे कुछ ज्यादा गुस्से में कह रहा है, इसकी बॉडी से जो ऑरा महसूस हो रहा है ना वो ऑरा भी लगभग बॉडी टेम्परिंग के 6ठे लेवल का है, यानी इसका भी पावर बॉडी टेम्परिंग के 6ठे लेवल पर है। और मैंने सुना इनके देश की जो महारानी है उनके पास एक एबिलिटी है जो बीस्ट वगैरह ना उनको टेम कर सकती है, यानी अपना पेट बना सकती है। और अभी के लिए ये किसी डेमोनिक बुल्फ के ऊपर बैठा हुआ है जो पक्का महारानी ने यहाँ पे टेम किया होगा, और ये तो भाई कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उस प्रिंस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। भाई यार मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया, इनसे मैं छुटकारा कैसे पाऊँ। प्रिंस अभी भी धमकी देता सुन, ये जो मेरा बुल्फ है ना इसको इंसान खाना बहुत ही पसंद है, और तेज जैसे इंसान जो कि बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं उनको खाना तो बहुत ही पसंद है। हमारी जो मुरोंग शो है वाग लगाती कि अरे हमारे प्रिंस मतलब हमारे मेकट ऐसे कहती है कि भाई तुम यहाँ पे क्या देखे जा रहे हो, कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है, सबक सिखा दो। हमारे मेकट भी लाइक इसको पता है कि मैं सबक सिखा नहीं सकता, सिखाने गया तो मेरी जान निकल जाएगी, ये जानबूझ के भाई बीच में उंगली करिए मेरे को निकालने के लिए। फिर जो प्रिंस ने अपने बीस्ट के ऊपर से उतर के आराम से महल में जाने को तैयार था, और जो सोल्जर्स ने अभी भी रोकते कि ना भाई तुम प्रिंसेस से मिल नहीं सकते, हटो या तुम बीच में मत आओ। तो जो प्रिंस है उसी सोल्जर्स को बेहोश करके अंदर जाने को तैयार था। हमारा मेकटर यहाँ पे रोक देता, प्रिंस का नाम है ना बू हुई था, तो कहता है कि हेलो बूही भाई तू आ गया, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़े तेरे अंदर औकात यहाँ पर है, लेकिन संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जनरल गुस्सा कहते कि साले एक तो भाई तूने हमारे प्रिंस को भाई तूने नाम से बुलाया, क्या कहता है संस्कार नाम की चीज नहीं है, तेरे अंदर क्या संस्कार है। वो प्रिंस भी कहता शांत हो जाओ, हाँ तुमने क्या बोला, मेरे पास संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, तेरे पास तो बहुत है। हमारा मेकटर कहता है देखो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इतना
इतना तो मेरे पास दिमाग रहता है कि अगर तुम किसी से मिलने जाओ उनके लिए गिफ्ट लेके जाओ, लेकिन क्या तुम तो गिफ्ट लेके नहीं आए, तुम तो खाली हाथ यहाँ पर आ गए। हाँ, ये क्या बात हुई? जो सुनते प्रिंस भी कहता है यस तुमने ठीक बोला यार, मेरे पास तो गिफ्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो मैं लाना भूल ही गया। हमारा मैं कहता ले बेटे तो गिफ्ट लाना भूल ही गया, तो भाई मतलब तू ऐसा मिलने आएगा ऊपर से प्रिंसेस से? तो जनरल भी कहता भाई हमारे प्रिंस है ना भाई, हमारे प्रिंस से बड़े कोई गिफ्ट यहाँ पे हो ही नहीं सकते, ये आगे तो बाकी दुनिया का सारा गिफ्ट फेल है। तो हमारा मैं कहता हाय हाय कैसा जनरल यार, गिफ्ट यानी जो एक सामान होता है, यानी तू प्रिंस को एक सामान यहाँ पे कह रहा है, शर्म नहीं आती? हाँ, तो जनरल भी कहता नहीं प्रिंस देखो ये गलत समझ आ रहा है, ऐसे कोई बात नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। प्रिंस भी कहता शट अप, ओके ठीक है मैं मानता हूँ मैं गिफ्ट लाना यहाँ पे भूल गया, लेकिन तो भी मैं प्रिंसेस से मिलना चाहूंगा। तो बोलिए तू मुझे कैसे रुकेगा, रोके दिखा। हमारा मैं भी कहता है अच्छा ठीक है प्रिंस मैं मान लेता हूँ कि भाई बड़े कमाल के हो, ये वो हर चीज में बढ़िया हूँ, मेरे से लाख गुना ज्यादा बढ़िया हूँ, लेकिन आपने मुझे मार भी दिया ना। हाँ, तो वो भी प्रिंसेस का दिल यहाँ पे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्रिंसेस को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो मुझे पता है। तो ये भी कहते हैं क्या पसंद है उनको सबसे ज्यादा। हमारा मैं कहता पोयम, मैं बहुत ही पोयम अच्छा लिखता हूँ तो जाके प्रिंसेस मुझे भाव देती है, लेकिन तुमको पोयम वगैरह नहीं आता, तो जाहिर सी बात है वो तुमको बिल्कुल भी भाव देने वाली नहीं है। तो समझ गए क्या? वो भी कहते क्या पोयम पसंद है। हमारा मैं कहता है ऐसे एक छोटा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे कर लेता पोयम लिखने का, और वो पोयम के जज ने प्रिंसेस खुद होगी, तो प्रिंसेस खुद ही बता देगी कि भाई किसका पोयम यहाँ पे बढ़िया है, तुम्हारा या मेरा। जाहिर सी बात है मेरा रहेगा। जियो सुंदरी पब्लिक कहती है एक सेकंड, ये टियंचू इसने पोयम को कॉम्पिटिशन बोला, भाई हमको पता ये खाली प्ले बॉय है जो दिन भर मजे वजे करता रहता है, इसने लिटरली कभी भी ना पेपर उठा के कुछ लिखा भी नहीं है। एक बंदा कहता है मुझे याद है एक बार इसको पेपर ब्रश दिया गया था, ये बस है ना पोयम, लिटरली बस पोयम इसने लिखा था वर्ड, और उसके ऊपर इसने कुछ लिखा भी नहीं था, यानी गया आज ये हारेगा भी और कुत्ते की मौत यहाँ पे हारेगा। तो जो प्रिंस था ना वो भी खुश हो जाता है, कहता है भाई तुझे क्या लगा मुझे बस लड़ाई करने आता है? भाई तुझे आइडिया नहीं है, मैं जब 8 साल का था ना तब से पोयम यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो चल भाई मैं भी ये चैलेंज यहाँ पे मंजूर करता हूँ, और ये जो है ना भाई मैं तुझे ही देता हूँ, तू ये ना पोयम को टॉपिक यहाँ पे दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आइडिया मैंने दिया था, इसके लिए पोयम को टॉपिक मैं तुझे देता हूँ, अगर तू हार गया तो बाद में बोलेगा कि भाई नहीं टॉपिक मैंने चूज किया था। तो प्रिंस भी कहता चलो ठीक है। जेनल बाकी बंदे भी कहते यार फिर तो हमारे प्रिंस यहाँ पे जीत गई, ये चोमू क्या बोल पाएगा। मुरोंग शो को भी लगता है कि हाँ भी ये लड़का पोयम बोल पाएगा, बड़ी बड़ी बातें फेंक दी, अभी हारेगा भी। हाँ, तो देखना ऑटोमेटिक इसकी बैंड बज जाएगी और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मैककटर और जो सामने प्रिंस था उनके बीच में पोयम लिखने का कंपटीशन तय हो जाता है, और हमारा मैककटर ने उसी को बोला था कि तुम टॉपिक बताओ। ये भी कहते ये देश में है, मुझे काफी महीने हो गए, तो मुझे अपने देश के सुंदर जो नज़ारे वगैरह ना वो नेचर उसकी बड़ी याद आ रही है, तो चलो ये इसी नेचर के ऊपर ना एक पोयम यहाँ पे हो जाए। हमारा मैककटर कहता बस यार ये तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है। मन ही मन सोचते कि जब मैं स्टूडेंट था ना अपनी दुनिया में, मैंने इतने सारे पोयम यहाँ पे पढ़े ना, इतने कमाल कमाल के पोयम पढ़े, सारे के सारे पोयम यहाँ पे बोलूंगा और देखना ये कॉम्पिटिशन में ही यहाँ पे जीतूंगा। तो पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर थी। ओ माय गॉड, वो प्रिंस और हमारा जो नल्ला होने वाला प्रिंस है ना, वो दोनों कॉम्पिटिशन करने वाले, चलो देखने के लिए। तो बहुत सारी पब्लिक तो पहले को कह देते कह रहे यार वो जो दूसरा प्रिंस है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा वो टैलेंटेड है। हमारा होने वाला प्रिंस वो नल्ला है, वो हार जाएगा। हमारा मेकअप भी लेकर पब्लिक में, अरे पब्लिक में कॉम्पिटिशन करना जरूरी था क्या? और जो जनरल यहाँ पे था वो भी कहता है यस भाई जरूरी था। हमारे प्रिंस टेंशन यहाँ पे मत लीजिए, पब्लिकली आप उसको हरा देंगे, वो भी हो जाएगा, तो लोग उसके ऊपर थुथु करेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग बोलेंगे आप कितने टैलेंटेड यहाँ पर। इसलिए जानबूझ के हमने कंपटीशन पब्लिक के सामने अरेंज यहाँ पे किया। हमारा मेकअटर जो कि नेचर पे पोयम बोलना था, तो ये नेचर पे पोयम बोलना चालू कर देता है और एक के बाद 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 दबा दबा के लाइन बोलता है, जो ऑफकोर्स इसका नहीं था। चाइना में कोई राइटर था, चाइना का किसी पोयम का इसने कॉपी यहाँ पे किया है। जो सुनते पब्लिक कहती वो यार दम है इसके पोयम में, तो बहुत ज्यादा दम है। तो जनरल भी कहता है क्या दम है, कुछ दम नहीं है, बहुत ही बेकार पोयम यहाँ पर है। हमारे प्रिंस का वेट करो, देखना हमारे प्रिंस है ना बहुत ज्यादा दमदार पोयम लिखेंगे। जो सुनते हैं उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है प्रिंस, और कहता है साले जनरल के बच्चे चुप हो जा। और रही बात तुम्हारा, मानना पड़ेगा तुम तो सच्ची में काफी टैलेंटेड राउंड है यहाँ पे, तो अच्छा पोयम तुमने लिखा। तो जो पहला राउंड है ना, पहले राउंड में हार चुका हूँ, टोटल 3 राउंड हो गए जिसमें से पहले राउंड में हार चुका हूँ। हाँ, तो हमारे में कहते यू ही ना बात। वो जनरल कहते ना अरे यार ऐसा कैसे हो सकता, आपका पोयम बेकार उसका पोयम अच्छा हो ही नहीं सकता, वो लड़के ने चीटिंग की होगी। हमारा में कहता मैंने चीटिंग की होगी? अरे यार पोयम का टॉपिक किसने दिया था? टॉपिक तो तुमने दिया था, तो चीटिंग में कैसे कर लूंगा? चीटिंग में क्या से तुम कर रहे हो? अरे सुनो प्रिंस, ये जनरल इतना बेकार जनरल, अगर मेरे अंडर में कोई ऐसा जनरल होता ना, मैं तो कब का उसको जान से मार डालता। जो सुनते ही वो जनरल भी चलाते कि ना प्रिंस ऐसा मत बोलो, मैं आपके साथ वफादार था, वफादार हूँ और वफादार रहूंगा, अभी मुझे मत मरवाइए। तो वो भी कहता है साले तो चुप हो जा। हाँ, तो सुनो यार, ये तो पहला राउंड यहाँ पे था। सेकंड राउंड का टॉपिक रहेगा भी हमारी प्रिंसेस बड़ी सुंदर यहाँ पर है, तो एक पोयम बोलते हैं जो पोयम है ना उनकी सुंदरता को दिखा सके। अब आते हैं नौकरानी की, जो महारानी और
प्रिंसेस के पास आती है और आते कहते सुनो 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 सुनो, वायु देश का जो प्रिंस है वो प्लस हमारे होने वाले जो प्रिंस है ना वो दोनों पोयम का कंपटीशन करे और पब्लिकली पोयम का कंपटीशन यहाँ पे किए जा रहे हैं। हमारी रानी भी कहती क्या वो नल्ला पोयम का कंपटीशन यहाँ पे कर रहा है वायु देश के प्रिंस के साथ, ऊपर से पब्लिकली, भाई ये तो नाम बदनाम कर देगा। प्रिंसेस भी कहती है अम्मी जान में तो बोलती भी थी लड़का एकदम बेकार यहाँ पर है, आप ही ने उसके ऊपर भरोसा किया था। तभी एक नौकरानी आती है और आते कहती ये देखिए उन्होंने पोयम यहाँ पे लिखा था। पोयम को पहला टॉपिक था वायु देश के जो सुंदर नजारे ना उसके ऊपर, तो देखो उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो ये देखती पहला वाला ठीक है भाई प्रिंस का, हमारे में कटा देखते एकदम चौंक जाती है, उसको विश्वास नहीं होता कि है ये पोयम सचमुच नल्ले ने लिखा है, यार झूठ बोल रही हो ना। नौकरानी कहते नहीं हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है। तो प्रिंसेस कहती है अरे कोई बात नहीं यार, उसने जो लिखा सुंदर नज़ारे के बारे में लिखा है वायु देश के बारे में, तो उसने कई किताब में पढ़ लिया रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक पोयम अच्छा लिख भी लिया तो। तभी नौकरानी आती है और कहती है कि सुनो सुनो दूसरा पोयम भी उन्होंने लिख लिया है, और जो दूसरा पोयम है ना आपकी सुंदरता के बारे में लिखा है। तो प्रिंसेस भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो जो से रीड करो मैं सुन रही हूँ। तो जो नौकरानी थी वो पोयम जो से बोलने लग जाती है। तो पोयम वही सुंदरता के ऊपर था जो बहुत ही सही पोयम था। जो सुनते ही भाई प्रिंसेस भी लाइक ओ माय गॉड टीएन शो ने ये पोयम यहाँ पे लिखा है, मजाक है क्या, नहीं यार नहीं लिख सकता इतना बढ़िया पोयम। महारानी भी कहती नहीं भाई पोयम तो उसने लिखा है, और पोयम में तुम्हारी सुंदरता कितने अच्छे से उसने मेंटेन की है, ऐसा मत बोलो तुम तो सुंदर ही नहीं हो, तुम तो सुंदर ही हो। ये बात तुम भी मानती हो, मैं भी मानती हूँ, पूरा देश यहाँ पे मानता है। अब आते भाई हमारे में कटर की ओर, जिसने पोयम तो ये लिख दिया था, तो वो भी कहते चलो मैंने तो अपना पोयम लिख लिया है, तुम बताओ यार तुम क्या पोयम लिखते हो। तो वो प्रिंस कहते कि वेल यार मैं हार मानता हूँ, तुमने जो पोयम यहाँ पे लिखा ना वो सच्ची में बहुत ही सही है यार, वही सुंदरता बता सकता है, मेरा पोयम प्रिंसेस की सुंदरता तो अब बता ही नहीं सकता। पब्लिक भी कहते हुई तो यार एक नंबर का कमीना बंदा था, लेकिन आज इसने पोयम लिखा उस प्रिंस को भी हरा दिया। पोयम भी बहुत ही सुंदर यहाँ पर है, क्या पोयम था वो, पोयम बस प्रिंसेस के लिए सबसे सही था। लेकिन जो जनरल है ना वो भी कहता है अरे प्रिंस आप टेंशन मत लो, मेरे ख्याल से ये लौंडा चीटिंग कर रहा है, ये जो पोयम है ना ये पोयम मालूम है इसने कैसे लिखा, क्योंकि एक नंबर का प्ले बॉय है, लड़कियों के साथ ना दिन रात बस मजे करते रहता है, इसको पता है लड़कियों के बारे में, और हो सकता है ये पोयम इसने एडवांस में लिखा लिया रहेगा। पब्लिक भी कहती है हो सकता है, इसकी शादी होने वाली थी ना, तो हो सकता है शादी में ये प्रिंसेस को ये पोयम ही गिफ्ट देना चाहता होगा, इसलिए किसी स्कॉलर को बुलाकर ये पोयम इसने लिखवाया होगा, यानी चीटर है। हमारा मेकटा कहता है मुझे तुम लोग से कोई मतलब नहीं है, प्रिंस तुम अगला जो टॉपिक है ना अगला टॉपिक यहाँ पे बताओ, उसमें दुखो अलग पोयम लिख के बताता हूँ। तो प्रिंस भी कहता भाई मैंने बोला ना मैं हार मानता हूँ, तो अगला टॉपिक की जरूरत ही नहीं है। हाँ लेकिन तुम्हारा जो पोयम है तुम्हारा पोयम लिटरली बड़ा कमाल का है, ऐसा पोयम जो कि हजारों साल बाद भी लोग याद करेंगे और रीड करेंगे। हाँ तो जो तीसरा टॉपिक मैं देना चाहूंगा, मैं पोयम नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा पोयम बेकार है, तुम पोयम यहाँ पे बोलना, वो है भाई सोल्जर्स के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर। हमारे मेकट भी कहता है अच्छा आर्मी के ऊपर क्या, रुको यार मैं अभी बोलता हूँ। तो एक पोयम यहाँ पे बोलता है आर्मी के ऊपर, जिसका मेन मकसद यही था कि भाई आर्मी लोग जाते हैं अपने परिवार से अपने बीवी बच्चों से दूर, और कई सारे लौट यहाँ पे नहीं पाते, अपने देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं। पोयम के ऊपर यही मतलब था। जो सुनते ही यार वो प्रिंस बड़ा चौंक जाता हो, कहते वाओ मैंने बहुत सारे पोयम सुना होगा आर्मी वगैरह से रिलेटेड, लेकिन ये जो पोयम है ना वो अब तक का सबसे बेस्ट यहाँ पर है, यानी पोयम में तीनों राउंड में मैं हार चुका हूँ। हाँ तो भाई तुम विनर हो, तुमसे हारने के बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जो जनरल है ना वो भी कहता है प्रिंस ऐसे कैसे आप इस नल्ले के सामने हार सकते हो, ये चीटिंग कर रहा है, ये नहीं चलेगा, मैं इस आदमी को अभी जहाँ से मार डालता हूँ। इतना बोलकर लिटरली हमारे मेकअप पे अटैक करने को तैयार था, लेकिन उसका प्रिंस अटैक निकालता पीछे से और उसे अपने जनरल पे करके उसकी जान निकाल लेता है। पब्लिक भी चौंक जाती है, ओ माय गॉड ये जनरल तो उसी का बंदा था, उसने अपने बंदे की जान यहाँ पे निकाल ली, हमको तो विश्वास भी नहीं हो रहा। प्रिंस भी कहता है कि वेल यार तुमने ठीक बोला था कि ऐसे बंदे लोग की जान निकाल लेना ही ठीक है, अच्छा किया ना मैंने इसकी जान निकाल कर। और मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हारे देश के बीच और अपने देश के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहूंगा, इसके लिए मैं तुमको चैलेंज यहाँ पे करता हूँ, लड़ाई का चैलेंज। आई होप आप मेरा चैलेंज यहाँ पे स्वीकार करो। हमारा मेकटे स्वीकार कर लेता है और वो वाला प्रिंस वापस निकल जाता है। पब्लिक को विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड हमारी होने वाले प्रिंस ने उनके जो हो चुके प्रिंस को चैलेंज किया था और ये स्वीकार भी कर लिया, भाई ये लड़ाई कैसे जीतेगा। हमारा मेकटे भी कहता सुनो मैंने उसको पोयम का चैलेंज यहाँ पे किया, उसने स्वीकार कर लिया, उसने लड़ाई का चैलेंज किया, अगर मैं स्वीकार ना करता तो मेरे पे लोग हंसते और ये बुरा कहीं ना कहीं कहलाता, इसके लिए मैंने भी उसका चैलेंज यहाँ पे स्वीकार किया। तुम लोग कुछ ज्यादा ही डर रहे हो यार, तो इतना मत टेंशन लो। तो मनी मन ये सोचती करे भाई डरना, अब हम काय को डरे भाई, ये तो अच्छी बात है तू मर जाएगा, लेकिन ये सब करके इसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और हम चाह के भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर जो हमारा मेकटर ना पैलेस में आता है और आते थे हेलो महारानी हेलो प्रिंसेस, यार प्रिंस के साथ चैलेंज करके मैंने हरा के भगवा दिया, वो वापस परेशान करने नहीं आएगा। महारानी भी कहती हाँ साले, लेकिन हमने सुना तुमने कॉम्पिटिशन के लिए हाँ बोल दिया है, भाई तू नल्ला बंदा लड़ाई वड़ाई कभी किया नहीं है, तो कैसे कॉम्पिटिशन जीत सकता है। हमारा मेकटर भी कहता रुको यार, उससे पहले मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, कोई भी नहीं है, दरवाजा बंद कर देता है और कहता मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहूंगा, मैं एक स्पिरिट कल्टीवेटर हूँ। हमको पता है स्पिरिट कल्टीवेटर नॉर्मल कल्टीवेशन से अलग होती है जो बहुत ज्यादा रेयर होता है, तो वो लोग भी एकदम चौंक जाते क्या तू एक स्पिरिट कल्टीवेटर, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, लाखों लोगों में से कोई एक ही कल्टीवेटर
स्पीड कल्टीवेटर बन जाता है। तो नहीं, तू मजाक कर रहा है ना? तो हमारे मेक कटर कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या ना मैं कल्टीवेटर था और मैं तो लंबे समय से एक स्पीड कल्टीवेटर यहाँ पे था, लेकिन मैं अपनी पावर छुपाता और चोरी चुपके से अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे करता। आपको तो पता ही होगा मेरी सौतेली माँ कितनी गिरी हुई है और कमीनी यहाँ पर है। उसको जैसे मेरी रियल पावर का एहसास यहाँ पर होता, वो कुछ ना कुछ करके मुझे मरवा देती। तुम ही सोचो, अगर मैं एक स्पीड कल्टीवेटर ना होता मैं जिंदा कैसे होता और प्रिंसेस को कैसे यहाँ पे ठीक कर पाता। जो कुछ उसी के चक्कर में हुआ, और जैसे मैंने प्रिंसेस को ठीक किया ना, मुझे भी एहसास हुआ कि उनकी बॉडी में भी स्पीड सीडलिंग है। अगर जिसको उसने एक्टिवेट किया ना, वो भी बहुत ही जल्दी स्पीड कल्टीवेटर बन सकती है। तो प्रिंसेस और महारानी को भी विश्वास नहीं होता। प्रिंसेस अपनी बॉडी में चेक करती है, जैसे चेक करती है उनको भी एहसास होता है यस मेरी बॉडी के अंदर भी है। तो महारानी कहती है वाह यार, ये तो बहुत ही ज्यादा सही है, यानी मेरी बेटी भी एक स्पीड कल्टीवेटर बन जाएगी। हमारा मेकेटा भी कहता हाँ, तो अगर मैं कल्टीवेशन यहाँ पे करूंगा ना, तो मैं लिख के बोलता हूँ 1 महीने बाद मैं उसके साथ लड़ाई करके उसको हरा भी सकता हूँ, तो मुझे बस 1 महीने का टाइम चाहिए। महारानी भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो जी, हम 1 महीने का टाइम तुम्हारे लिए अरेंज कर देंगे, तुम बस अच्छे से तैयारी करो, अपने कल्टीवेशन पे फोकस करो। हमारा मेकेटा कहता शुक्रिया। तो 1 महीने का और इसको टाइम मिल गया, तो ये महारानी भी प्रोटेक्शन करेगी, तो कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। हमारा मेकेट लड़ाई के बहाने 1 महीने का टाइम तो और आराम से बाई कर लेता है। प्रिंसेस भी कहती जैसा तेरे बारे में सुना था ना, तो उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा लौंडा यहाँ पर तूने मेरी जान भी बचाई, तो जिसके लिए हम तुझे माफ कर देंगे। हमारा मेकेट कहता है शुक्रिया। मनी मन सोचता मुझे तो अपनी पावर बनाने के लिए बस लेटे रहना है, सब कुछ अपने ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसको हराऊंगा तो इज्जत और बढ़ेगा, तो और ज्यादा लंबे समय के लिए मुझे जिंदा रहने का मौका मिलेगा। हो सकता है प्रिंसेस भी और ज्यादा लाइक करने लग जाए। आओ आते भाई, ये 2-4 बंदे लोग जो कि फाइट यहाँ पे कर रहे थे, उनके जो कीड़े यहाँ पे थे ना, कीड़े को फाइट करवा रहे थे। और शियंग नाम का जो लौंडा यहाँ पे था, जिसको 2 या 3 एपिसोड पहले हमारे मेकेटा ने हराया भी था, हाँ, तो वो लड़के भी साइड में खड़े होकर देखे जा रहा है। और जो कीड़ों की लड़ाई हो रही थी ना, एक लड़का उसमें जीत जाता है, कहता है यस मैं जीत गया। शियंग सोचते क्या भाई फालतू से बच्चों की कीड़े के लड़ाई में मैं फंस गया। जो लड़का जीता था ना, वो उसको जीतने पे 200 चांदी के सिक्के मिले थे, तो वो भी कहता मैंने शर्त लगाई थी और मैं 200 जीत गया, आपने बोला था कैसे हराने का, यानी आपकी वजह से मैं जीता, तो ये लो भाई 100 आपको मैं देता हूँ। तो शियंग भी कहता भाई रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, बहुत पैसे है मेरे पास, फिर आराम से जाने लग जाता है। तो नौकर भी कहता है यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हो, यूनिवर्सिटी का जो क्लास है ना, वो क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो ये भी कहता मैं यानी तेरा बाप कहीं भी जाएगा, तू हो तो कौन है मुझे रोकने वाला। तो लिटरली वो मार्केट में निकल जाता है। तो नौकर भी समझाता आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, पहले दिन ही क्लास मिस कर दोगे तो बुरी बात रहेगी, आपको करना नहीं चाहिए। तो वो भी कहता है अरे यार मैं बड़ा समझदार हूँ, मुझे बहुत कुछ यहाँ पे आता है, मुझे यूनिवर्सिटी या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और तभी मार्केट में एक बंदा है ना, ये न्यूज़पेपर नहीं बल्कि पेपर बेचे जा रहा है, जिस पेपर पे हमारे मेकेटर का पोयम लिखा हुआ था। ये कहते भाई पोयम 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 टीएन शो का पोयम है, किसको चाहिए। वो लोग कहते भाई मैंने सुना बड़ा कमाल का, ला भाई मुझे दे दे। हाँ, तो बहुत सारी पब्लिक लेती है। ये शियंग भी जाता है और जैसे यहाँ पे पोयम देखता है ना, उसको भी विश्वास नहीं होता, क्या 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 ये पोयम टीएन शो ने लिखा। यार इतना नल्ला बंदा इतना बढ़िया पोयम कैसे लिख सकता है। मुझे याद है हमारे देश का सबसे बड़ा स्कॉलर भी इतना बड़ा पोयम नहीं लिख सकता। यार टीएन शो के बच्चे देखना, एक दिन मैं तुझे पब्लिकली कुत्ते की मौत हराऊंगा और अपने बाप मान के बदला लूंगा। तो नौकर भी अपने बाकी बंदों से तैयार से जाओ जाओ जाके बता दो सर टीएन शो के बच्चे को कि जो 5000 जो उधार यहाँ है ना, हम उसको नहीं चुकाएंगे। तो हमारा शियन उसी को लात मार के उड़ा देता कि वो साले मैंने 5000 देने का वादा किया था, नहीं दूंगा तो लोग मुझे झूठा बोलेंगे, तो 5000 मुझे देना ही पड़ेगा, उससे पहले मैं तो निकला। तो नौकर भी कहता मगर कहाँ आप कहाँ चले। ये भी कहता मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, पहला क्लास भी अटेंड करूंगा और जो स्कॉलरशिप का क्लास है ना वो ज़्यादा अटेंड करके एक कमाल का स्कॉलर बनूंगा, कमाल का पोयम लिखूंगा और तो जाके इसको कुत्ते की मौत हराऊंगा। अब आते हुए जो कोठे वाली शेंगुआ नियान थे ना, उसकी ओर उसको भी ना पोयम यहाँ पे मिलता है कि देखो ये पोयम टियांशु ने लिखा है। इसको भी विश्वास नहीं होता कि बाप रे ये लड़का इतना बेकार माना जाता था, इतना बड़ा पोयम कैसे लिख सकता है। उसके साथ जो नौकरानी थी वो कहती हो सकता है ये पोयम उसने नहीं लिखा रहेगा, उसने चीटिंग किया हुआ किसी और से लिखवाया रहेगा। जो सुनते शेंगुआ नियान कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। सबने देखा था कि जो टॉपिक है ना, टॉपिक वो सामने वाले प्रिंस ही ऑन द स्पॉट यहाँ पे दिए जा रहे थे, इसने भी ऑन द स्पॉट यहाँ पे लिखा है। इतना जल्दी कॉपी करना लगभग नामुमकिन है, मानना पड़ेगा। ये लड़का टियांशु वो तो बहुत ही बोले तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आते भाई हमारी बेटी की ओर यानी प्रिंसेस की ओर। अब्बा जान उससे मिलने आया था, यानी राजा ये मिलने नहीं देती, उसको रोक देती है। तो सामने से ये भी कहते हैं अरे मिलने दो ना यार। महारानी बताती कि हमारी बेटी की जान भी बच गई, प्लस बॉडी में जो स्पिरिट सीडलिंग था ना वो भी एक्टिवेट हो चुका है। जो सुनते बाप कहता है क्या बात करियो, सच्ची में मुझे मिलने दो। महारानी कहती है इसका जो मेन क्रेडिट है ना वो जो टियांशु है ना, टियांशु को यहाँ पे जाता है, तो आपको उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो ये भी कहता है ये अच्छा टियांशु को जाता है क्या, हम ऑफकोर्स उसको रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। प्रिंसेस कहते रिवॉर्ड लेने के लिए उसको 1 महीने बाद जिंदा रहना चाहिए। भाई उसने चैलेंज कर दिया है तो पता नहीं उस लड़ाई में वो जिंदा रहेगा भी या फिर नहीं रहेगा। तो बाप भी कहता है अच्छा
तुमको उनकी लड़ाई का टेंशन हो रहा है क्या? प्रिंसेस कहती है यस, लेकिन एक सेकंड, आपको उनकी लड़ाई के बारे में कैसे पता चला? तो ये भी कहता है यार मैं देश का राजा हूँ, मेरे को पता नहीं रहेगा तो कैसे, मतलब किसको पता रहेगा? क्या वो जो लड़का है ना भाई प्रिंस, वो खुद मेरे पास आया था, उसने रिक्वेस्ट भी किया कि ऐसी ऐसी बातें आपके होने वाले जो दामाद जी है ना उनके साथ मैंने पोयम का चैलेंज किया और मैं हार गया, लेकिन फिर मैंने लड़ाई का चैलेंज उसको दिया, उसने एक स्वीकार कर लिया, तो आई होप आप भी हमको परमिशन दे दे। तो मैंने भी उसको 15 दिन बाद ना लड़ाई करने की परमिशन यहाँ पे दे दी है। तो 15 दिन बाद ना उनके बीच में लड़ाई होगी और लड़ाई में जो विनर बनेगा मेरी बेटी, तुम उनके साथ शादी कर लेना। जो सुनते बेटी को आ जाता गुस्सा कि पता नहीं क्यों, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी में किसी के साथ भी शादी करूं, आप कभी किसी और के साथ करवा देते हो। तो देखो दोनों में से किसने जबरदस्ती मेरे साथ शादी करने की कोशिश की ना, दोनों को काट दूंगी गला। तो माँ और बाप दोनों देखते कि अरे बाप रे, हमारी बेटी इतने गुस्से किस पे गई है यार। उसके बाद ना महारानी से पूछता कि बताओ यार, मैंने सुना था पोयम वोयम लिखा हो गया था, ऐसा था, दिखाओ यार मुझे पोयम। हाँ, तो महारानी पोयम दिखाती है और कहती है भाई ये देखो। तो जैसे महाराज पोयम देखता है ना उसको भी विश्वास नहीं होता, क्यों माई गोडी ये पोयम टीएनशू ने लिखा, सच में भाई सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोयम यहाँ पर है, मजा आ गया। महारानी भी कहती है टीएनशू ने पोयम यहाँ पे लिखा है, टॉपिक भी उसको ऑन द स्पॉट यहाँ पे मिला है। तो एक काम करो ना भाई, और जो टाइम है ना टाइम डिले करके 15 दिन से लेकर 30 दिन कर दो ना यार, कर सकते हो क्या प्लीज? जो सुनते महाराज कहता हाँ टाइम डिले करना है, मैं टाइम यहाँ पे डिले कर सकता हूँ, लेकिन मेरी महारानी तुम जो भी काम है ना भाई वो काम ऐसी नहीं करती, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई मकसद होता है और काफी ज्यादा डीप मीनिंग होता है। इसलिए तुमने टाइम डिले किया, उसके पीछे भी डीप मीनिंग होगा, बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग होगा। उसका डीप मीनिंग मुझे समझ आ रहा है कि भाई तुम उसको अपने अंडर में लेना चाहती हो ना। जो सुंदर महारानी कहती है मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, मैं उसको सच्ची में अपने अंडर में लेना चाहती हूँ। ये लड़का है ना भाई, सबको पहले लगता था कि बेकार नल्ला है, मुझे भी सेम लगता था, लेकिन जब इसने अपना लड़ाई का टैलेंट, पोयम का टैलेंट यहाँ पे दिखाया, और ये भी एक स्पिरिट कल्टीवेटर है, जैसे मुझे पता चला ना मैं समझ गया कि बड़ा कमाल का है। मैंने पूछा कि भाई तूने अपनी पावर काय को छुपाई, तो ये भी कहता है क्योंकि जो मेरी सौतेली माँ ना कमीनी है, मुझे मरवाने की कोशिश करती है, उनसे बचने के लिए मैंने हमेशा अपनी पावर यहाँ पे छुपाई है। इसके लिए ये छुपे छुपे अपनी पावर दिखा रहे हो, सच हाँ, पब्लिकली अपने अंडर में लेके इसकी पावर यूज करेंगे तो देखो हमारा कितना फायदा होगा। महाराज कहते इन बातों से मुझे याद आया, उसकी जो चू फैमिली है ना, एग्जैक्टली चू फैमिली में चलता क्या है, उसका जो बाप है ना एक जनरल यहाँ पर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरल यहाँ पर है, और उसका जो बड़ा बेटा है ना वो भी एक मिस्टी कल्टीवेटर यहाँ पर है, स्पीड कल्टीवेटर, और उसका जो छोटा बेटा है ना, बीच वाला बेटा, वो भी काफी सही है, काफी स्ट्रॉन्ग है। दोनों के पास इतना टैलेंट है ना कि अपने बाप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और ये जो टीएनशू है ना उसका सबसे छोटा बेटा है, और ये भी एक स्पीड कल्टीवेटर निकल गया, यानी आगे चल के ये भी कमाल का बनेगा। जब ये तीनों बेटे कमाल के बनेंगे, बाप भी कमाल का बनेगा, तो हो सकता है ऐसा टाइम आए जब उनकी पूरी फैमिली हमसे आगे निकल जाए, लेकिन तुम ये होना देना नहीं चाहती, इसके लिए तुम टीएनशू को अपने अंडर में यहाँ पे लेना चाहती हो। सही प्लान है तुम्हारा, तो मैं आज परमिशन यहाँ पे देता हूँ, जो लड़ाई है ना वो डिले करके 1 महीने बाद किया जाएगा। अब आते भाई हमारे प्रिंसेस को, जहाँ पे प्रिंसेस टेंशन में थी कि भाई ये टेक्निक मेरी है जो कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी स्पीड कल्टीवेटर बन चुकी हूँ, लेकिन ये जो लड़का है टीएनशू, आई डोंट नो वो कौन सी टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा होगा। जब लड़ाई का दिन आएगा डायरेक्ट जाके हार यहाँ पे ना मान जाए, यार मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो कमरे में जाती हूँ, कहते सुनो ना यार, मेरे पास एक कमाल की टेक्निक है, तुम इसकी प्रैक्टिस करो तो शायद 1 महीने बाद तुम उस प्रिंस को भी हरा सको। लेकिन क्या, हमारा मेकटर अपनी जो जुड़वा नौकरानी थी ना उनके साथ बैठा हुआ था, जियो देख के प्रिंसेस भी हिल जाती है, देखो ऐसा रिएक्शन आता है। तो हमारा मेकटर भी कहता है हेलो प्रिंसेस कैसी हो। आज यहाँ पर प्रिंसेस गुस्सा करती कि भाई तूने बोला तुझे चैलेंज करना है, लड़ाई करना है, तुझे कल्टीवेशन करना चाहिए, लेकिन तू दोनों कमीनी छिनाल के साथ बैठ के भाई मजे कर रहा है। हमारा मेकटर भी कहता है नहीं देखो गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दोनों लड़कियां भी घुटने पे आ जाती है और कहती है कि वेल यार नहीं, आप सच्ची में गलत यहाँ पे समझो, हम इनकी नौकरानी है जो बस इनके कंधे का मसाज दे रहे हैं। हमारा मेकटर भी कहता है यार मैं थक गया था, इसके लिए मैं बस कंधे का मसाज ले रही थी। ये दोनों मेरी नौकरानियां है जिनको मैंने मार्केट से बाई किया था। ये भी कहती है एक सेकंड, हमारे पास पहले से इतनी नौकरानियां है, लेकिन तूने 2 नौकरानियां फिर से बाई यहाँ पे किया, यार बहुत ज्यादा पैसे तेरे पास हो गए क्या? उतने में जो शियंग है ना वो भी आता है और कहता भाई जो मैं तेरे से लड़ाई हारा था ना और 5000 देने का वादा किया था, ले मैं 5000 देने आ गया। तो प्रिंसेस भी गुस्से के मारे कहती है ओ साले तू है कौन जो कि मेरे महल में बिना परमिशन से घुस आया। और हमारा शियंग भी देखता है एक सेकंड, ये तो प्रिंसेस है ना, और इसने तो भाई कॉलर यहाँ पे पकड़ के रखा है उस लड़के का, ये नहीं लगता उसकी कुटाई हो रही है। ओ मतलब मैं गलत टाइम पर आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।